आज I want to talk about David Ricardo. You know, after Adam Smith, Ricardo is probably the second most influential classical economist, hugely influential and a very sophisticated writer. जो क्लासिकल पीरियड की राइटर्स हैं ना, उसमें जो तीन सबसे बड़े नाम है ना, एक एडम स्मिथ है, एक ऑफ कोर्स रिकार्डो है और तीसरा कार्ल मार्क्स है. और तीनों की राइटिंग मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है. यू डोंट हैव टू एग्री विद देम, बट यू हैव टू सी कि कितनी डेवलपमेंट है ऑफ थॉट. अगर इससे पहले आप टुर्गो वगैरह को पढ़ रहे हैं और लोगों को पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ आते तो आप देखते हैं एकदम से एक्सपोनेंशियली द सोफिस्टिकेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड जस्ट इनॉर्मसली. और इसीलिए शायद पढ़ना और समझना भी रिकार्डो को इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको समझने के लिए. बट आई होप कि इस लेक्चर के दौरान आपको समझ आएगी कि इतना मुश्किल नहीं है. सो ही इज़ बॉर्न इन 1772, 1823 में उसकी वफ़ात होती है. ही मेड लॉट ऑफ मनी एज अ स्टॉक ब्रेकर. फिर उसने कहा कि यार दफ़ा करो, मैंने अब और क्या करना है, पैसे मैंने बहुत बना लिए हैं, £1 million एट दैट टाइम. उसने स्टेट ख़रीदा. और बाय द वे अपनी फैमिली से भी स्ट्रेंज था, बिकॉज उसने शादी कर ली किसी ऐसी लड़की से जो कि यूनिटेरियन क्रिश्चियन थी और फैमिली ने अप्रूव नहीं किया. और बाप ने टिपिकल साउथ एशियन पेरेंट की तरह कहा कि मैं तुम्हें आँख करता हूँ. उसने कहा ठीक है, मैं आँख होने के लिए तैयार हूँ, अलहदा हो गया वगैरह. एंड स्टिल ही मेड अ फॉर्चून एंड देन ही रिटायर्ड. वेरी स्मार्ट गाय ऑब्वियसली. और रिटायर हो गया, उसने स्टेट ख़रीद लिया, वहाँ अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहा था. और उसने सोचा कि बस अब मैंने बाकी ज़िंदगी जो है ना एक ही काम करना है, और वो ये है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी पे फोकस करूँगा और इस पर किताबें लिखूँगा. एंड ब्रिलियंट बुक्स ही रोट, ऑनेस्टली. आई मीन ही वाज राइटिंग फॉर अ व्हाइल, इवन व्हाइल ही वाज प्रैक्टिसिंग. बट नाउ ऑफ कोर्स जो उसने फिर उसके बाद किताब लिखी, दैट इज़ द ग्रेट बुक इन द ग्रेट बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. अच्छा, रिकार्डो को जब आप पढ़ेंगे, यू कैन नॉट हेल्प बट नोटिस कि ही इज़ लाइक अ सिंथेसिस ऑफ एडम स्मिथ एंड थॉमस मैल्थूस. और मैल्थूस से उसकी बड़ी दोस्ती यारी भी थी और लड़ाई झगड़ा भी रहता था, एक दूसरे के खिलाफ लिखते भी रहते थे और यारी भी थी. बट यू कैन सी दैट ही इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ. एंड और मुझे तो कभी कभार ऐसे महसूस होता है कि एक तरह से वो एडम स्मिथ और मैल्थूस का सिंथेसिस सा है रिकार्डो. उन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया हुआ है उसने. आप देखेंगे किस तरह. Ricardo is the main reason why people consider economics to be the dismal science. वो कहते हैं ये बड़ी डिप्रेसिंग किस्म की चीज़ें, डिप्रेस्ड लोग जो हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि एक तो वो मैल्थूस की तरह वही कहता है कि जी पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी तेज़ होगी, और ज्योमेट्रिक रेशियो और अरिथमेटिक रेशियो वाली सारी आर्ग्यूमेंट मैल्थूस की टू सम एक्सटेंट कबूल करता है. कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी तेज़ होगी, लैंड रेंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, वेजेस जो है वो सब्सिस्टेंस लेवल पे आके गिर जाएंगी, तो इसलिए सब सत्यानाश हो जाएगा. He talks about the labor theory of value. He talks about variable ratios of fixed capital and circulating capital. Fixed capital basically machines और materials और वो चीज़ें हैं जो कि buildings वगैरह शामिल है. और circulating capital का मतलब है वो चीज़ें जो कि wages वगैरह में शामिल होती हैं और disposable किस्म की चीज़ों में शामिल होती हैं. ये एडम स्मिथ ने भी ये definition की थी ना, between fixed and circulating capital या variable capital. Or Marx also talks about it, but he gives it a little different definition. तो what is that? That is the varying durability of fixed capital. Depreciation की भी वो बात करता है कि एक fixed capital है तो कितनी देर के लिए लास्ट करेगा. एक शिप जो है उसकी लाइफ 50 साल हो सकता है, हो एक और शिप की लाइफ हो सकता है 20 साल हो. उनकी कॉस्ट एक ही हो मगर उनकी ड्यूरेबिलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क हो. दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन कैलकुलेशन. और टर्नओवर ऑफ कैपिटल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि मिसाल तौर पे हो सकता है आप भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मगर मैंने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की उसका रिटर्न मुझे वही आ रहा है जो आपको आ रहा है, मगर मुझे आ रहा है 1 साल के अंदर, आपको आ रहा है 2 साल के अंदर. तो हो सकता है वो जो क्विकर रिटर्न आ रहा है उसको मैं जल्दी टर्नओवर करके तो फिर उससे ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकता हूँ. फास्टर टर्नओवर ऑफ कैपिटल मेक्स अ बिग डिफरेंस ऑन हाउ दीज थिंग्स वर्क. और फिर उसने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी पे भी बात की, कंपैरेटिव एडवांटेज, इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि मेरा ख्याल है हर बंदे ने पढ़ा होता है जब आप रिकार्डो के बारे में पढ़ते हैं ए लेवल इकोनॉमिक्स में या इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर. तो कंपैरेटिव एडवांटेज की थियरी तो हर बंदा ही पढ़ता है. प्रॉबली हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडिया इज़ द थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. मगर इसके साथ साथ ही डजंट नेम इट दिस, मगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर की बात करता है, जो कि फिर leads the way into what we call neoclassical economics, because neoclassical economics तो सारी is based on diminishing utility and diminishing returns and so on. He talks about technological unemployment कि किस तरह जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो वो मज़दूरों को निकाल देती है. और बल्कि वो ये कहता है कि जब मज़दूर कंप्लेन करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के नतीजे में हमारी ज़िंदगियाँ तो तबाह हो गई, तो वो कहता है वो एग्जैजरेट नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ये वाकई ऐसे होता है कि टेक्नोलॉजी जैसे आती है मज़दूरों को डिस्प्लेस करती है और मज़दूरों को डी स्किल भी करती है. He of course was a great advocate for free trade, for capitalism, etc. at a time जिसमें आप जानते ही हैं कि
कैपिटलिज्म इज स्टिल फ्लावरिंग, डेवलपिंग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है एंड सो ऑन। मगर आप ऑलरेडी देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ रिकार्डोज लाइफ, रिकार्डो की अपनी राइटिंग के नतीजे में ही सोशलिस्ट डॉक्ट्रिन्स जो है उभरने शुरू हो जाते हैं, और रिकार्डो की राइटिंग से ही किस्म का रिकार्डियन सोशलिज्म डेवलप हो जाता है। अगरचे रिकार्डो सोशलिस्ट नहीं है, मगर रिकार्डो के इन्फ्लुएंस के तहत जो है सोशलिस्ट आइडियाज़ ऑलरेडी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, इवन बिफोर कार्ल मार्क्स एंड सो ऑन। वैसे तो सोशलिस्ट आइडियाज़ जो हैं और भी बहुत सारी उसकी स्ट्रेन्स हैं, जैसे I don't know if I captured it in this course, मगर एनाबैप्टिस्ट और ये वो बहुत किस्मों के सोशलिस्ट कम्युनिस्ट रह चुके हैं तारीख के अंदर। मगर पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर ये सोशलिस्ट स्ट्रेन जो की डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली इसी पीरियड 19th सेंचुरी के अंदर शुरू होता है, और पोस्ट रिकार्डो पीरियड के अंदर हमें एक बड़े पैमाने में नज़र आता है। तो वैल्यू थ्योरी पे सबसे पहले हम बात करते हैं। द वैल्यू फॉर कमोडिटी, ही सेज, डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो ये बड़ी क्लियर बात हुई कि ही फॉलोज एडम स्मिथ एज फार एज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज कंसर्न। और बाय द वे इस वक्त तक, इस पीरियड तक, दिस इज़ द मेन थियरी, कोई दूसरी थियरी है ही नहीं अबाउट अबाउट कमोडिटीज़ की उनकी वैल्यू कैसे डिटर्मिन होती है। हर इकोनॉमिस्ट, चाहे वो स्मिथ हो, रिकार्डो हो, जो मर्जी हो, वो यही कह रहा है कि वैल्यू इज़ डिटर्मिन्ड बाय लेबर। सिर्फ फ़र्क फिजियोक्रेट्स में है जो कहते हैं वैल्यू सिर्फ एग्रीकल्चर में ऐड होती है। बट बहरहाल ओवरऑल दिस इज़ नाउ द एक्सेप्टेड थियरी अबाउट वैल्यू, that value is created by the quantity of labor and not on the greater or lesser compensation which is paid for that labor। यहाँ पे उसने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उसने ये कहा कि जो चीज़ है, कोई भी शय है, उसकी जो वैल्यू है इज़ डिटर्मिन्ड बाय लेबर, मगर जो लेबरर है जो उसको बनाता है उसको वो पैसे नहीं मिलते जो उसकी वैल्यू है। तो यहीं पे ऑलरेडी ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो उसने रेज़ किया, मगर उसने उसको आंसर नहीं दिया। बस रेज करके वो एकदम से उस पर आगे चलता है, बिकॉज उसका पर्पस कुछ और है। ही इज़ नॉट एक्सप्लोरिंग दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। मगर ये क्वेश्चन रेज करना ही जो है ना, यहीं से मामला जो है ना बिगड़ने शुरू हो जाते हैं कि अगर इस चीज़ की वैल्यू उसके अंदर जो लेबर है उससे डिटर्मिन होती है, तो फिर लेबरर को उसकी पूरी वैल्यू क्यों नहीं मिलती। बस ये पूरी बिगिनिंग क्वेश्चन है फॉर द थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड फॉर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हमें रिकार्डो में नज़र आ गया, मगर उसने उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, इसी तरह हमें स्मिथ में भी ये नज़र आया था, मगर स्मिथ ने भी उसका एज सच जवाब नहीं दिया। स्मिथ ने कुछ हद तक जवाब देने की कोशिश भी की थी, एंड ही गॉट आई थिंक सम वेज टूवर्ड्स इट, बट फाइनली कंक्लूड नहीं वो कर सके इस मामले पर। तो वैल्यू इन यूज़ एक टर्म वो यूज़ करता है जिससे हमारी आज मुराद है यूटिलिटी, और वैल्यू इन एक्सचेंज वो एक और टर्म यूज़ करता है जिससे हमारी मुराद है प्राइस। इसको कार्ल मार्क्स कहता है यूज वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू, मतलब वही है, वैल्यू इन यूज या यूज वैल्यू, यूटिलिटी एक ही मतलब है। वैल्यू इन एक्सचेंज, एक्सचेंज वैल्यू या प्राइस तकरीबन एक ही मतलब है। प्राइस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्राइस इज इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, एक्सचेंज वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ बार्टर और अदर कमोडिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वो डिफ्रेंशिएशन करता है। फिर वो कहता है, स्मिथ ने ये कहा था हमें, द थिंग्स विच हैव द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन यूज हैव फ्रीक्वेंटली लिटिल और नो वैल्यू इन एक्सचेंज, and on contrary those which have the greatest value in exchange have little or no value in use। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं रखती मगर बहुत महंगी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंतहा की यूटिलिटी रखती हैं मगर फ्री भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं। मिसाल के तौर पे पानी जो है उसकी इंतहा दर्जे की यूटिलिटी, 3 दिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे, 7 दिन खाना नहीं खाएंगे आप भूख से मर जाएंगे, 3 दिन पानी शायद अगर आप थोड़े ज़रा हेल्दी हैं तो शायद 15 दिन तक भी लास्ट कर जाएं, मगर बहरहाल 3 दिन जो बंदा भी पानी नहीं पिएगा वो मर जाएगा। इतनी वो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए। मगर पानी टोटली फ्री है, पानी के लिए हम कोई पैसे नहीं देते, हालांकि वो ज़िंदगी के लिए इतना अहम है। सांस बंद कर दो 5 मिनट के लिए बंदा मर जाएगा, सांस के लिए तो आप पैसे नहीं दे रहे। तो वाटर इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल येट फ्री, एंड गोल्ड इज़ नॉट इज़ यूजफुल बट वेरी एक्सपेंसिव। इसको हम कहते हैं वाटर गोल्ड या वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो इससे एडम स्मिथ ने ऑलरेडी कह दिया था कि भाईजान यूटिलिटी जो है ना उसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्सचेंज वैल्यू से। हाँ, चीज़ों में यूटिलिटी होती है नहीं होती, मगर यूटिलिटी जिन चीज़ों में बहुत ऊंची होती है उनकी एक्सचेंज वैल्यू प्राइस बहुत कम होती है, और जिन चीज़ों की कोई यूटिलिटी नहीं होती उनकी एक्सचेंज वैल्यू कहाँ पहुँची होती है। तो इसलिए यूटिलिटी और प्राइस का कोई आपस में ताल्लुक नहीं, ये स्मिथ ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया था। यूटिलिटी देन इज़ नॉट द मेजर ऑफ एक्सचेंजेबल वैल्यू ऑल्दो इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर बात है हम वो चीज़ खरीदेंगे नहीं जो हमारे लिए यूटिलिटी नहीं रखती। कोई ना कोई उसका फ़ायदा होगा तो हम खरीदते हैं ना, अदरवाइज़ तो हम खरीदेंगे ही नहीं। तो हर वो चीज़ जो हम खरीदते हैं उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है हमें, मगर प्राइस का उससे कोई ताल्लुक नहीं। प्राइस टोटली और चीज़ है, वो किसी और चीज़ से डिटर्मिन होती है, और यूटिलिटी जो है वो और चीज़ है। यूटिलिटी हमें चाहिए इस वजह से हम उसको ख़रीदते हैं, मगर जो कीमत हम अदा करते हैं उसके पीछे कुछ और
मामलात हैं। वो क्या मामलात हैं? Commodities must have utility, but their exchange value is determined by scarcity and the quantity of labor required to obtain them. अब रिकार्डो ये कह रहा है कि दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो मार्केट में हमें मिलती हैं। एक वो चीज़ है जिसको वो कहता है, एक तरह से कार्ल मार्क्स भी कहता है कमोडिटी प्रॉपर, और एक वो चीज़ है जो मिलती है बिकॉज वो स्केर्स है। अच्छा, दोनों की जो प्राइसिंग है ना वो डिफरेंट तरह से की जाती है। मिसाल तौर पे स्केर्स चीज़ में क्या चीज़ शामिल है? रेयर स्टैचूज शामिल हैं, रेयर पिक्चर्स, स्केर्स बुक्स, कॉइन्स, वाइन्स ऑफ अ पिक्यूलियर क्वालिटी। माइकल जैक्सन ने यहाँ कोई शर्ट पे साइन कर दिया, इस तरह की चीज़ें स्केर्स चीज़ें हैं। वो कमोडिटीज़ नहीं है एज सच, इन द सेंस कि वो कंटिन्यूसली लेबर से रिप्रोड्यूस नहीं हो रही, वो रेयर चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो रेयर चीज़ें हैं, दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम स्केर्सिटी, सच कमोडिटीज़ आर फ्यू। सो ही कंटिन्यूज टू कॉल देम कमोडिटीज़, मगर वो ये कहता है कि ऐसी चंद चीज़ें होती हैं जो अपनी स्केर्सिटी की बुनियाद पे उनकी कीमत तय होती है। ठीक है, मगर दूसरी वो चीज़ें हैं कि लेबर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल दोज कमोडिटीज़ दैट कैन बी इंक्रीज्ड बाय द एक्सर्शन ऑफ लेबर एंड वेयर कॉम्पिटिशन ऑपरेट्स विदाउट रिस्ट्रेंट। जहाँ पे कॉम्पिटिशन हो और वो चीज़ जो हमारी लेबर से कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन में है, यानी कि हम उसको बढ़ा सकते हैं अपने लेबर से, उसको वो कहता है कि असल में ये ज़्यादातर मेजॉरिटी चीज़ें, और इस चीज़ का मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं नहीं देख रहा जिसमें स्केर्सिटी मैटर करती है एक्सेट्रा। वी विल कंसिडर सच प्रोडक्ट्स एज कमोडिटीज़। तो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो स्केर्सिटी वाली चीज़ें हैं, बड़ी स्केर्स को वाइन हुई, हो लो जी ये 1753 की वाइन है, ख़ास फलाने फ्रेंच विनयार्ड में बनी थी, तो आप कहें कि जैसी तो वाइन ही कोई नहीं, तो वो स्केर्सिटी की वजह से उसकी प्राइस वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली वो साल निकल गया, 200 साल पुरानी वाइन है, अब वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो उसकी कीमत जो है वो इस तरह से डिटरमिन होगी स्केर्सिटी की। मगर वो वाइन जो रोज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसकी कीमत प्रोड्यूस होगी लेबर के हिसाब से कि उसके अंदर कितना लेबर डला हुआ है। जितना लेबर ज़्यादा डला हुआ होगा उतनी वो चीज़ महंगी होगी, जितनी कम लेबर से वो प्रोड्यूस होगी उतनी वो सस्ती होगी। So the real price is the cost of acquiring something, said Adam Smith. उसने लिखा, the real price of everything, what everything really costs to the man who wants to acquire it, is the toil and trouble of acquiring it. ये हमने पिछले लेक्चर में भी सुना था, ये बड़ा फेमस फ्रेज है उसका, the toil and trouble of acquiring it, यानी कि जो मुश्किलात आपको पेश आई हैं इस देखो हिरन को का शिकार करने में, that is really what that heron is worth, कि आपको कितनी दिक्कत हुई, कितनी मुश्किल हुई उस चीज़ को हासिल करने की, that is what that thing is actually worth. Labor was the first price, the original purchase money that was paid for all things. जब आपने कोई चीज़ हासिल करनी थी from nature, तो किस तरह आपने हासिल की? By paying a price for it. What was the price you paid for it? एक ऐसे पीरियड में जब पैसे भी नहीं थे, तो क्या आपने कीमत उसकी अदा की? आपने कीमत अदा की कि आपने अपना उस पर काम, टाइम लगाया, आपने काम किया उस चीज़ को हासिल करने के लिए, आपने लेबर किया उस चीज़ को हासिल करने के लिए। If amongst a nation of hunters, for example, Smith कहता है, it usually costs twice the labor to kill a beaver which it does to kill a deer. One beaver should naturally exchange for or be worth 2 deers. यानी कि अगर एक बीवर को हंट करते हुए जो है एक दिन में एक बीवर हंट हो जाता है, और या 2 दिन में एक बीवर हंट होता है, और एक दिन में एक डेयर हंट हो जाती है, तो बीवर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको हासिल करने के लिए, तो उसकी कीमत बढ़ ज़्यादा होगी। इट इज़ नेचुरल दैट व्हाट इज़ यूजुअली द प्रोड्यूस ऑफ 2 days और 2 hours लेबर शुड बी वर्थ डबल ऑफ व्हाट इज़ यूजुअली द प्रोड्यूस ऑफ 1 days और 1 hours लेबर। सो वेरी सिंपल, जिस चीज़ पे जितनी ज़्यादा मेहनत होगी वो उतनी ही महंगी होगी। अगर दो गुना ज़्यादा मेहनत हुई है, 2 गुना ज़्यादा महंगी होगी। Every increase of the quantity of labor must augment the value of that commodity, as every diminution must lower it. यानी कि अगर एक डेयर को हंट करने में मेहनत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाए किसी वजह से, डेयर कम हो जाए या कोई मसला हो जाए, जो भी हो, उसमें मेहनत ज़्यादा लगे तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। अगर मेहनत कम लगेगी क्योंकि डेयर कहीं से आ गई, बहुत सारी आप आसान हो गया उनको हंट करना, तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। जितनी जिस चीज़ पे मेहनत लगेगी उतनी वो महंगी होगी, जितनी जिस चीज़ पे मेहनत कम लगेगी उतनी वो सस्ती हो जाएगी। कोई कन्फ्यूजिंग बात नहीं। अब एडम स्मिथ जो है ना वो ये कहता था कि भाई हम इस चीज़ को जज करने के लिए कि टू मेजर इट somehow or the other, to to create some standard upon which we can see कि भाई कितनी इस पे कितनी मेहनत वर्सेस उस पे कितनी मेहनत, वी नीड सम स्टैंडर्ड टू मेजर दैट। तो ठीक है, इस पे 1 घंटा मेहनत लगी, उस पे 2 घंटे मेहनत लगी है, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मेहनत की क्या वैल्यू फिर हम निकाल सकते हैं, मेहनत को किस तरह इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो स्मिथ ने कहा कि कौन से इवैल्यूएट कर लो फिर मेहनत को, ठीक है, क्योंकि मेहनत करने के लिए आपको कौन खानी पड़ेगी, यानी कि आपको सबसिस्टेंस रोटी खानी पड़ेगी, उनकी रोटी कौन है ना, तो रोटी खानी पड़ेगी, हम रोटी कह लेंगे, उसको वीट कह लेंगे, उनके लिए कौन है, हमारे लिए वीट है। तो उसने कहा, स्मिथ स्पीक्स ऑफ कॉर्न और लेबर एज अ स्टैंडर्ड मेजर, कि इसको स्टैंडर्ड मेजर बना लो।
मगर Ricardo doesn't like this idea. We note that the reward of the laborer is not always in proportion to what he produced. अब ये बड़ी दिलचस्प किस्म की बात है. वो कहता है कि लेबरर ने अगर एक दिन का काम किया है, मगर जो उसको और ये चीज़ बनाई है और आगे कैपिटलिस्ट ने उसको बेचा है, तो लेबरर को एक दिन का वैल्यू तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वरना फिर कैपिटलिस्ट को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी. कैपिटलिस्ट ने भी मुनाफा कमाना है उसमें से, ठीक है. तो लेबरर ने अगर एक दिन या लेट्स से 10 दिन काम करके लेबरर ने ये चीज़ बनाई है और कैपिटलिस्ट के लिए बनाई है और कैपिटलिस्ट ने आगे जाके बेचा है, तो लेबरर को क्या 10 दिन के पैसे मिलेंगे काम के? नहीं, कम मिलेंगे. ये बात रिकार्डो ने लिखी और ये करेक्ट लिखी बात. और जब उसने ये बात लिखी तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी वो क्वेश्चन खुलना शुरू हो जाएगा. व्हाई देन, व्हाई डज द लेबरर रिसीव लेस फॉर द लेबर व्हेन यू एक्नॉलेज कि जो चीज़ है वो बिकती अपने लेबर के बराबर है. यही तो सवाल है जिस पे कार्ल मार्क्स वापस आएगा. कहता है एंड द क्वांटिटी ऑफ लेबर बिस्टोर्ड ऑन अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ लेबर व्हिच दैट कमोडिटी वुड परचेज इज नॉट इक्वल. ठीक है, यानी कि जो कमोडिटी जिस चीज़ में बिकती है जितने लेबर पे और जो लेबर को पैसे मिलते हैं वो दोनों बराबर नहीं है. अगेन ही इज ऑलरेडी opened the door for the theory of surplus value without perhaps realizing it. बहरहाल his focus is not theory of surplus value, his focus is something else. वो कहता है corn and the value of labor जिससे मुराद है wages also vary just like gold and silver. भाई जिस तरह गोल्ड अगर ज़्यादा आ जाए इकोनॉमी के अंदर तो वो सस्ता हो जाता है, सिल्वर अगर ज़्यादा आ जाए इकोनॉमी के अंदर तो वो सस्ता हो जाता है. तो लेबर की और कॉर्न अगर ज़्यादा पैदा हो जाए तो वो भी सस्ता हो जाएगा. तो हाउ कैन वी टेक दैट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजर, बिकॉज वो तो ऊपर नीचे हो ही जा रहा है. Hence, there can be no fixed standards. All values are relative values in economics. ठीक है, बड़ी आइंस्टाइन किस्म की बात है. वो कह रहा है कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं हो सकता. कॉर्न भी ऊपर नीचे होगा, लेबर भी ऊपर नीचे होगा, गोल्ड भी ऊपर नीचे होगा, सिल्वर भी ऊपर नीचे होगा. जो भी कमोडिटी है उसने ऊपर नीचे होना ही है. हर कमोडिटी एक दूसरे के साथ सिर्फ रिलेटिव रेशियो रखती है, रिलेटिव वैल्यू रखती है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है. So value does not vary in the same proportion as wages. ये बात क्लियर होगी. Smith makes a mistake. He says, Ricardo writes, labor alone never varying in its own value is alone the ultimate and real standard by which the value of all commodities can at all times and places be estimated and compared. ये स्मिथ की राइटिंग है. अब गौर करें कि स्मिथ ने कहा है labor alone never varying in its own value. But it's not true. Why? Because labor can also vary in its value. Because कौन महंगी होगी तो हम कहेंगे labor महंगा हो गया, wages बढ़ गई. So Smith is not right here. He's trying to create this invariable standard that could be a measurement, but he's not there. Smith is correct here, says Ricardo. जब Smith ये कहता है, the proportion between the quantities of labor necessary for acquiring different objects seems to be the only circumstance which can afford any rule for exchanging them for one another. यानी कि Smith जब कहता है ना कि proportion को देखना वो ठीक कह रहा है, मगर जब वो ये कहता है ना कि कोई फिक्स वैल्यू आप उसकी बना सकते हैं, यानी कि कोई इनवेरिएबल चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको मेजर करने के लिए, वो नहीं ठीक. हर चीज़ वेरी कर रही है. लेबर जो है, लेबर अलोन नेवर वेरिंग इन इट्स ओन वैल्यू, ये मिस्टेक कर दी उसने. नेवर वेरिंग इन इट्स ओन वैल्यू लिख के उसने मिस्टेक कर दी, बिकॉज लेबर डज वेरी इन वैल्यू. ये उसकी स्मिथ की मिस्टेक है. मगर जब स्मिथ रखता है कि कहता है कि प्रोपोर्शन में वो रहते हैं, ये बात उसकी दुरुस्त थी. तो रिकार्डो कहता है हाँ ये बात थी कि इट इज़ द कंपैरेटिव क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज विच लेबर विल प्रोड्यूस, यानी आउटपुट, दैट डिटरमिन्स देयर प्रेजेंट और पास्ट रिलेटिव वैल्यूज, एंड नॉट द कंपैरेटिव क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज विच आर गिवन टू द लेबरर इन एक्सचेंज फॉर हिज लेबर. यानी कि वेजेस से नहीं आप डिटरमिन कर सकते. नंबर एक, ये अगेन वो थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की तरफ खुल गई बात कि भाई लेबरर को जो पैसे मिल रहे हैं उससे आप जज नहीं कर सकते कि लेबर कितना उस चीज़ में लगा हुआ है. ठीक है. और दूसरी ये बात कि ये कहना कि लेबर जो है वो कोई इनवेरिएट किस्म का स्टैंडर्ड है, ये भी बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि लेबर की अपनी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है. हर चीज़ की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है. इन अदर वर्ड्स, वेरिएशंस इन वेजेस डू नॉट अकॉर्ड विद वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी. वेज हो सकता है ऊपर जाए नीचे जाए और कमोडिटी की वैल्यू उतनी ही रहेगी. ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो उतनी की वैल्यू की बिक रही है, मगर मुझे तनख्वाह में इजाफा मिल गया, कमी हो गई. ये बिल्कुल पॉसिबल है ना. अगर ये पॉसिबल है, पॉसिबल तो है ना, अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि जो वेरिएशन लेबर को वेज में मिल रही है वो ऊपर नीचे जा सकती है, एंड येट एट द सेम टाइम जो कमोडिटी है उसमें उसकी प्राइस वही रहती है. सो इट शोज के लेबर कैन नॉट बी द इनवेरिएट एनालिसिस, नथिंग कैन बी दैट. सब चीज़ें रिलेटिव टू ईच अदर हैं. दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स रियली वर्क्स.
अच्छा आए ज़रा देखते हैं अब किस तरह, अगर सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ ही रिलेटिव हैं, कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं, ना कौन एब्सोल्यूट हो सकती है, ना वेजेस एब्सोल्यूट हो सकती हैं, कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं हो सकती, तो फिर आपको कैसे पता चला कि किस चीज़ की वैल्यू जो है वो ऊपर गई है नीचे गई है। कहता है आईफोन और मोटरसाइकिल की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव कॉस्ट ऑफ आईफोन रिमेन्स द सेम इन रिलेशन टू शूज, स्टॉकिंग्स, हैट्स, आयरन, शुगर एंड ऑल अदर कमोडिटीज, ठीक है। मोटरसाइकिल एक जगह, आईफोन एक जगह, ठीक है। आपने देखा कि उनकी आपस की वैल्यू, मोटरसाइकिल और आईफोन की वैल्यू आपस की थोड़ी आगे पीछे हो गई है। लेट्स से मोटरसाइकिल महंगी हो गई है, आईफोन सस्ती हो गई है। अब आपको नहीं पता कि इनमें से कौन सा वाला जो है ऊपर गया, कौन सा नीचे गया है, क्योंकि रिलेटिव ही है ना। आपको पता है इन रिलेशन टू ईच अदर एक की वैल्यू ऊपर बढ़ गई, एक की नीचे चली गई है, मगर हाउ डू यू नो कि भाई किसकी ऊपर गई और किसकी नीचे गई है। हो सकता है दोनों की ऊपर नीचे गई हो, हमें नहीं पता। तो हाउ डू यू नो दैट? तो रिकार्डो कहता है उसका तरीका ये है कि ये देखो कि आईफोन की वैल्यू कंपेयर टू ऑल अदर थिंग्स ऊपर गई है या नहीं गई। अगर आईफोन की वैल्यू वही है कंपेयर टू ऑल अदर थिंग्स में क्या है, स्टॉकिंग्स, हैट्स, आयरन, शुगर, शूज वगैरह, क्लोथ्स, जो भी है, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू रिलेटिव टू ऑल अदर कमोडिटीज स्टेबल है। और relative cost of motorcycle has changed in relation to shoes, stockings, hats, iron, sugar and all other commodities. मोटरसाइकिल की वैल्यू जब आप देखते हैं तो उसकी वैल्यू कंपेयर टू ऑल द अदर कमोडिटीज जो पूरी मार्केट के अंदर इकोनॉमीज है, वो ऊपर चली गई या नीचे आ गई है। तो अब आपको समझ आ गई कि वेरिएशन कहाँ पे हुई है। आईफोन में नहीं हुई, वेरिएशन मोटरसाइकिल में हुई है। We also find out that there is a change in the amount of labor required to produce the motorcycle. अगर इसके साथ हमें यह भी पता चल जाए कि अब मोटरसाइकिल बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है कोई किसी वजह से और ज़्यादा लेबर लग रहा है, तो फिर तो कंफर्म हो गया ना, पक्का हो गया कि मोटरसाइकिल की वैल्यू वेरी की है, आईफोन की नहीं की। ठीक है। सो मैंने ये आपको एग्जांपल इसलिए दी है कि अगर सब चीज़ें वेरिएबल हैं, अगर सब चीज़ें रिलेटिव टू ईच अदर हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि किस चीज़ की वैल्यू एक्चुअली ऊपर बढ़ी है और किस चीज़ की नीचे गई है। तो ये उसने मेथडोलॉजी आपको एक बताई है कि ऑल कमोडिटीज़ को देखो और उसके रिलेशन में देखो कि इसकी चीज़ ऊपर गई है नीचे गई है, तो आपको पता चल जाए। अच्छा, माई थॉट्स ऑन दिस क्वेश्चन, यानी कि तैमूर रहमान के ख्यालात। रिकार्डो इज क्वाइट राइट इन सेइंग दैट अनदर कमोडिटी कैन नॉट बी द फिक्स स्टैंडर्ड। ये बिल्कुल ठीक कह दिया रिकार्डो ने। वाकई स्मिथ से मिस्टेक हुई है ये कि वो उसने कौन को एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू बनाया, या उसने ये कोशिश की कि लेबर को वो स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू बनाए। स्टैंडर्डाइज वैल्यू तो बन सकती है, मगर इस चीज़ की रिकग्निशन होनी चाहिए कि वो इनवेरिएट नहीं होगी, वो भी वेरिएबल चीज़ ही होगी। बट इफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कमोडिटीज आर सिंपली रिलेटिव टू ईच अदर, व्हाट कैन यू यूज टू गेज चेंजेस इन वैल्यू? मार्क्स डेवलप्स अ स्टैंडर्ड कॉल्ड द सोशली नेसेसरी लेबर टाइम। यहाँ पे मार्क्स जो है ना एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करता है जो ना स्मिथ करता है और ना रिकार्डो करता है, और मेरा ख्याल है ये मार्क्स की एक जेन्युइन original contribution. दूसरी बात ये, Ricardo is also correct in pointing out that while all real prices are based on labor, prices and wages are not correlated because part of the revenue from prices paid in the form of rent and profits. He has stumbled upon the contradiction of surplus value but not elaborated it. यानी कि जिस तरह से उसने क्वेश्चन को पोज किया है, उससे खुद ही एक सवाल पैदा हो गया है कि जी अगर लेबर एक चीज़ को बनाती है और हर चीज़ की प्राइस लेबर के बराबर है और लेबरर को वो नहीं मिल रही जो उसकी प्राइस है, तो फिर ये क्या वह चक्कर है भाईजान? आप तो खुद कह रहे हैं कि लेबर से बनती है सारी चीज़ और लेबर ही उसकी प्राइस की जिम्मेदार है, तो फिर जो लेबरर है उसको पूरी प्राइस क्यों नहीं मिल रही? लेबर तो बड़ी डिफरेंट किस्म के लेबरर्स होते हैं। देखें जी, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो कोई माउंटेनियर है, तो कोई पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय है। तो लेबरर्स हैव वेरी डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्किल। तो क्या इसका फिर जवाब क्या होगा अगर लेबरर्स के स्किल लेवल ही और मुख्तलिफ हैं, और मैं कह रहा हूँ कि जी वो आपने 1 घंटे का लेबर किया, मैंने 1 घंटे का लेबर किया, तो हमारी कमोडिटीज़ बराबर एक्सचेंज हो, बट व्हाट इफ आपका स्किल लेवल ऊपर है? तो रिकार्डो उसका जवाब भी देता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लेबर आर नॉट द सेम। माना, हाउ डू वी इक्वेट द वर्क ऑफ अ ब्रेन सर्जन विद दैट ऑफ अ ब्रिकलेयर? ये रिकार्डो ने लिखा, ये मैंने लिखा है, मगर बहरहाल रिकार्डो कहता है दिस इज नो कॉज ऑफ वेरिएशन इन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़। यानी कि अगर एक स्किल्ड लेबरर है और एक कम स्किल्ड लेबरर है, तो उसमें जो चीज़ वो बना रहे हैं उसमें वेरिएशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दीज वेरिएशंस इन क्वालिटी हैव बीन एडजस्टेड एंड प्लेस्ड इन इट्स प्रॉपर पोजीशन इन द स्केल ऑफ वैल्यू। यानी एक तरह से उनकी एवरेज आउट हो जाती है। जो एक वर्कर है वो ज़्यादा तेज़ कौन बना रहा है, या जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, लेट से अगर हम जूते बना रहे हैं, एक वर्कर थोड़ा तेज़ काम कर रहा है, एक वर्कर थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो इनमें फ़र्क है, मगर वो कहता है वो एवरेज आउट हो जाता है। किस तरह से? वट एवर इन इक्वालिटी देर माइट ओरिजिनली हैव बिन इन दैम, वट एवर द इंजेन्युइटी, स्किल और टाइम नेसेसरी फॉर द एक्वायरमेंट ऑफ वन species of manual dexterity more than another, it continues nearly the same from one generation to another, or at least that the variation is very inconsiderable from year to year and therefore can have little effect for short periods on the relative values of commodities. यानी इसकी लेबर प्रोडक्टिविटी के अंदर इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं आता, थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है इस वजह से, और वो एवरेज आउट हो जाता है। बट मार्क्स ऑफ कोर्स सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ एब्स्ट्रैक्ट होमोजेनस लेबर, जो हम बाद में पढ़ेंगे।
ठीक है, बट मार्क्स ऑल्सो रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे देन रिकार्डो. रिकार्डो सिंपली इसको ये कह देता है कि भाई वो एवरेज आउट हो जाता है. मार्क्स will actually show you कि वो किस तरह से एवरेज आउट हो सकता है given that there are such different types of labor. अच्छा, तो इसके बाद रिकार्डो कहता है लेबर ऑन कॉम्प्लीमेंट्स टूल्स एंड बिल्डिंग्स भी तो शामिल है. मिसाल के तौर पे कहता है इन एडिशन टू द लेबर नेसेसरी फॉर द हंट, जो हंटर है उसके पास उसको और चीज़ पे भी टाइम लगाना है. द टाइम एंड लेबर नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग द हंटर्स कैपिटल द वेपन बाय द एड ऑफ व्हिच द डिस्ट्रक्शन वाज इफेक्टेड. इस पे भी तो टाइम लगाना है, सिर्फ हंट पे तो टाइम नहीं लगाना. वो जो तीर कमान मैंने बनाया उसको बनाने पे भी तो टाइम मुझे लगा है, तो क्या वो भी शामिल होना चाहिए? हो सकता है आपने हंटिंग की है मगर आपको तीर कमान की ज़रूरत नहीं थी, मैंने जो हंटिंग की उसमें मुझे तीर कमान की ज़रूरत भी थी, तो मेरा टाइम तीर कमान बनाने पर भी लगा है. तो कहता है दैट वुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द टोटल लेबर दैट गोज इनटू अ कमोडिटी, आई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रीवियस लेबर भी शामिल होगा. तो जो चीज़ आपने बनाई है ताकि वो चीज़ बना सकें आप जो आपने असल में बनानी थी, वो टूल बनाने में जो टाइम लगा है वो भी उसका लेबर का टाइम जो है वो भी उसका हिस्सा है. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने की. इम्प्लीमेंट्स आर ऑफ अनइक्वल ड्यूरेबिलिटी. ये जो चीज़ें आपने बनाई हैं, जो आपने वेपन बनाया या जो आपने टूल बनाया है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अनइक्वल है. Of the durability implement, only a small portion of its value would be transferred to the commodity. जो ड्यूरेबल इम्प्लीमेंट है, जो बहुत देर चलेगा, तो उसके अंदर जो लेबर डाला हुआ है आपने, उसका छोटा सा हिस्सा एक टाइम में जाएगा. वो आपने लेबर अगर लेट से 1 साल का लेबर लगा के आपने एक टूल बनाया है और उस टूल की ज़िंदगी जो है वो 20 साल है, तो इसका मतलब वो 1 साल का जो लेबर आपने उसमें डाला है वो 20 सालों तक चलता रहेगा. 20 सालों पे वो डिवाइड होगा. और जो चीज़ बहुत कम ड्यूरेबल है वो आपने 1 साल बना के टूल बनाया मगर वो 2 साल चला, तो इसका मतलब वो जो 1 साल का लेबर आपने लगाया वो 2 साल के अंदर इस्तेमाल हो गया सारा. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट उसने बात की और दुरुस्त बात की. अ मच ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द लेस ड्यूरेबल इम्प्लीमेंट वुड बी रियलाइज्ड इन द कमोडिटी व्हिच इट कंट्रीब्यूटेड टू प्रोड्यूस. यानी इसको हम कहेंगे डिप्रिसिएशन और रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कांस्टेंट कैपिटल. मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में इट वुड बी द लैटर और न्यू क्लासिकल टर्मिनोलॉजी में डिप्रिसिएशन कह लें आप इसको. सो दैट ऑल्सो मैटर्स ही सेइंग. अब एक और चीज़ वो बीच में डाल देता है, कहता है कैपिटल लेबर प्रोपोर्शन भी बड़ा मैटर करता है. अच्छा जी, कहता है द एक्सचेंजेबल वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड वुड बी इन प्रोपोर्शन टू द लेबर बिस्टोड ऑन देयर प्रोडक्शन, नॉट ऑन देयर इमीडिएट प्रोडक्शन ओनली बट ऑन ऑल दोज इम्प्लीमेंट्स और मशीन्स रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू द पर्टिकुलर लेबर टू विच दे वर अप्लाइड. यानी कि ठीक है, आपने 1 घंटा काम किया, मैंने 1 घंटा काम किया, मगर मेरे 1 घंटे काम के अंदर और बहुत सारे इंप्लीमेंट्स इस्तेमाल हुए और आपके 1 घंटे काम के अंदर और बहुत सारे इंप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं हुए. इसका मतलब है हम हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस. कहता है द प्रोपोर्शन गोइंग टू कैपिटल और लेबर डज नॉट इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी. यानी कि अगर हम एक ही चीज़ बना रहे हैं और आप जो है लो टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं और मैं हाई टेक्नोलॉजी से बना रहा हूँ, उनकी मार्केट वैल्यू एक ही होगी. फ़र्ज़ करें आप भी जूता बना रहे हैं, मैं भी जूता बना रहा हूँ, तो आइडेंटिकल जूते हम बना रहे हैं. आप मशीनों से बना रहे हैं, मैं जो हूँ हाथ से बना रहा हूँ सारा, मगर जूता एग्जैक्ट एक क्वालिटी का है. अगर जूता एक क्वालिटी का है तो एक ही प्राइस पे बिकेगा. मार्केट के अंदर आपको क्या पता कि उसने मशीन से बनाया या नहीं बनाया, मगर हमारे अंदर फ़र्क है. इस फ़र्क से क्या होगा कि फ़र्ज़ करो वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टोटल क्वांटिटी ऑफ लेबर नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर देम एंड ब्रिंग देम टू मार्केट. क्या चेन बनी? कहता है सबसे पहले वैल्यू नेसेसरी टू कल्टिवेट द लैंड. ठीक है, फिर द लेबर ऑफ कन्वेइंग द कॉटन टू द कंट्री वेयर द स्टॉकिंग्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड. स्टॉकिंग्स की बात कर रहा है. ठीक है, विच इंक्लूड्स अ पोर्शन ऑफ द लेबर बिस्टोर्ड इन बिल्डिंग द शिप इन विच इट इज़ कन्वेड एंड विच इज़ चार्ज्ड विद द फ्रेट ऑफ द गुड्स. यानी कि पहले उसको ग्रो करेंगे, उधर लेबर लगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द फैक्ट्री, उस ट्रांसपोर्ट में लेबर लगा और उस ट्रांसपोर्ट में सिर्फ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का लेबर नहीं लगा, जो किश्ती उन्होंने इस्तेमाल की उसका लेबर भी उसके अंदर शामिल हुआ. द लेबर ऑफ द स्पिनर एंड वीवर, फिर उसकी स्पिनिंग और वीविंग का प्रोसेस होगा, एक और लेबर शामिल हुआ. द पोर्शन ऑफ द लेबर ऑफ द इंजीनियर, स्मिथ एंड कारपेंटर हु इरेक्टेड द बिल्डिंग्स एंड मशीनरी बाय द हेल्प ऑफ विच दे आर मेड. तो स्पिनर और वीवर के जो इस बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं वो भी लेबर शामिल करेंगे आप. द लेबर ऑफ द रिटेल डीलर एंड ऑफ मेनी अदर्स whom it is necessary further to particularize, वो भी शामिल होगा कि उधर से फिर उसने मंडी में जाना है, मंडी में जाके बिकना है. तो ये सारी एक प्रोडक्शन चेन बनती है. ठीक है, लिटरली फ्रॉम द लैंड से शुरू होके टिल इट गेट्स टू द मार्केट एंड इज सोल्ड टू यू, एक पूरी प्रोडक्शन चेन बनती है. उस पूरी चेन में जितना पूरा लेबर इस्तेमाल होता है, जो वो लेबर जो कि फौरी तौर पे लेबर किया गया और वो लेबर जो कि एक तरह से इम्प्लीमेंट्स का लेबर उसके अंदर जा रहा है, ये सारी जब आप शामिल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्रीगेट लेबर क्या है, और वो एग्रीगेट लेबर जो है डिटरमिन करेगा उस चीज़ की वैल्यू कैसा है.
अच्छा, इसमें एक नोट है कि मार्क्स के लिए जो आखिरी चीज़ है ना, रिटेल डीलर वाला जो लेबर है, वो कहता है ये अनप्रोडक्टिव है। मार्क्स ये कहता है ये एक्चुअली उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाता। आओ देखो अब स्टॉकिंग्स वर्सेस शूज का देखते हैं। द एग्रीगेट सम ऑफ दीज वेरियस काइंड्स ऑफ लेबर डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ अदर थिंग्स फॉर विच दी स्टॉकिंग्स विल एक्सचेंज। ये अब स्टॉकिंग्स बन रही है, इसमें कौन से लेबर लगे? ये सारे किस्म के लेबर लगे, फ्रॉम द लैंड ऑल द वे टू द रिटेल सेलर। ये सारे लेबर जब आप ऐड करेंगे स्टॉकिंग्स में, तो उसी के हिसाब से आप स्टॉकिंग्स की प्राइस कमांड करेंगे और उसी के हिसाब से स्टॉकिंग्स आप बेचेंगे और उतने हिसाब से आप जूते खरीद सकेंगे बिलफर्ज। While the same consideration of the various quantities of labor which have been bestowed on these other things, shoes will equally govern the portion of them which will be given for the stockings. जूते के बनाने में भी वो पूरा एक सप्लाई चेन का प्रोसेस चला है, उसमें जो एग्रीगेट लेबर जूते में बनाने में लगा और वो पूरा एग्रीगेट लेबर जो स्टॉकिंग्स बनाने में लगा, इन दो एग्रीगेट लेबर्स को जब आप इकट्ठा करेंगे, टोटल करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस प्रोपोर्शन में वो एक दूसरे के साथ ट्रेड होती है। ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, so value falls when aggregate labor falls. अगर economy in the use of labor never fails to reduce the relative value for commodity. अगर एक चीज़ पे कम टाइम लगा उसको बनाने के लिए तो उसकी वैल्यू गिर गई है। वैल्यू से मतलब क्या है कि उस पर लेबर कम लगा, अगर उस पर लेबर कम लगा तो उसकी प्राइस भी गिर जाएगी। It doesn't matter where in the production chain the saving in labor is affected. वो चाहे एग्रीकल्चर पे शुरू हो या रिटेल पे आए, कहीं पे भी इस पूरी प्रोडक्शन चेन में कहीं पे भी लेबर की कमी आए, लेबर सेविंग कोई चीज़ लगा दें, कोई मशीन लगा दें जिसे लेबर कम लगाना पड़े, तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। इफ लेस लेबर इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग्स विल बिकम चीपर। दैट्स द बॉटम लाइन। कहीं पे भी वो सेविंग बेशक हो इन द इंटायर सो कॉल्ड प्रोडक्शन चेन, या इफ यू वांट टू कॉल इट अ सप्लाई चेन। अच्छा, सो बट द प्रोपोर्शन गिवन टू कैपिटल और लेबर कैन नॉट ऑल्टर वैल्यू। Profits, he says, would be high or low exactly in the proportion as wages were low or high. क्योंकि एक चीज़ जो मैं बेच रहा हूँ वो स्टॉकिंग्स में बेच रहा हूँ या ये रिमोट में बेच रहा हूँ, तो इसकी जो प्राइस मुझे मिलेगी विल बी इक्वल टू द लेबर इन दिस थिंग। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि इस चीज़ को बनाने में 20 दिन लगते हैं। ठीक है, अगर इस चीज़ को बनाने में 20 दिन लगते हैं तो इसके इवज़ मैं वही चीज़ खरीद सकूँगा जिसको बनाने में 20 दिन ऑफ लेबर लगता है। ठीक है जी। अब बिल फ़र्ज़ के जिस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लेबरर्स ये कहते हैं कि माई बाप हमारी तो ज़िंदगी बड़ी बर्बाद हो रही है, तो हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, और सरमायादार थोड़ा नरम दिल होता है, वो तनख्वाहें बढ़ा देता है। अब तनख्वाहें बढ़ाने के नतीजे में क्या वो चीज़ पहले से महंगी बिकेगी या सस्ती बिकेगी? रिकार्डो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या देखना है, आपने देखना है ये 10 दिन का लेबर लगा हुआ है इसमें, तो आपने 10 दिन के लेबर की चीज़ ही खरीदनी है, उससे ज़्यादा या कम नहीं आपने खरीदनी। ठीक है, आपने 10 दिन का लेबर अपना देना है इस चीज़ को ख़रीदने के लिए। तो अगर वेजेस बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं, तो व्हाट विल हैपन कि ये 10 दिन के लेबर किस प्रोपोर्शन में कैपिटलिस्ट और लेबरर को मिलता है, वो प्रोपोर्शन जो है चेंज होगा, मगर उसकी जो मार्केट प्राइस है वो चेंज नहीं होगी। ये रिकार्डो कह रहा है। सो कहता है प्रॉफिट्स वुड बी हाई और लो एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन एज वेजेस वर लो और हाई। यानी वेजेस ऊपर चली जाए नीचे चली जाए, अगर प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं आपने तो आप अपनी चीज़ को महंगा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में उस चीज़ को आप महंगा करेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोग कहेंगे मैं क्यों आम जो है वो 500 रुपये का ख़रीदूँ या 1000 रुपये का ख़रीदूँ, वहाँ पे मुझे 400 रुपये का मिल रहा है, मैं तो वही लूँगा। ठीक है, तो वो नहीं बिकेगा आपका। तो इसलिए आप प्राइस टेकर हैं, आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते, कंपटीशन उसको बराबर कर देगा। तो जब आपने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो एक प्रॉफिट बनाने का तरीका ये कि आप ये कहेंगे कि लम्स के टीचरों को मैं इतनी तनख्वाह नहीं दूंगा। अगर तनख्वाह कम कर देंगे आप तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स ने तो फिर भी उतनी फ़ीसें देनी है। ठीक है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि अगर लम्स बहुत ज़्यादा फ़ीसें बढ़ा दे तो आप ये कहेंगे कि फिर मैं AKU जा रहा हूँ या मैं हबीब यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। ठीक है, सो द ओनली थिंग दैट वुड वेरी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द राइज और फॉल इन द एग्रीगेट लेबर एक्सपेंडेड ऑफ दैट कमोडिटी। कमोडिटी की प्राइस तब बढ़ेगी जब उसमें 10 दिन लेबर के बजाय 15 दिन लेबर लगा। हाँ, अब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर एग्रीगेट लेबर उसमें बढ़ गया है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। एग्रीगेट लेबर उसमें कम हो गया, 10 दिन लेबर था 5 दिन लेबर है, तो प्राइस गिर जाएगी। एग्रीगेट लेबर ने डिटरमिन करना है उसकी प्राइस को, ये नहीं और प्रॉफिट आपका जो उसमें से निकलेगा, कितना हिस्सा उसमें से प्रॉफिट होगा, ये डिपेंड करेगा कि वेजेस कितनी है और कितनी नहीं है। So we can compare the given commodities with all other commodities to ascertain whose aggregate labor has changed. ठीक है, so proportion given to capital or labor cannot alter the value in and of itself. What no alteration in the wages of labor could produce any alteration in the relative value of these commodities.
until and unless के aggregate labor उसमें बढ़े. That is, rising wages cannot alter the value of a commodity. It will only alter the proportion given to capital and labor. The only thing that will alter the value of the commodity is कि aggregate labor उसमें ज़्यादा लगा. That's it. So aggregate labor, is it then the invariable standard जिस तरह एडम स्मिथ ने कहा था? कहता है नहीं. If we had then an invariable standard by which to measure the variation in other commodities, we should find that the utmost limit to which they could permanently rise, if produced under the circumstances supposed, was proportional to the additional quantity of labor required for their production, and that unless more labor were required for their production, they could not rise in any degree whatever. So again वही बात है कि किस हद तक उसकी प्राइस बढ़ सकती है, उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक उसमें लेबर बढ़ सकता है, बस उससे आगे नहीं जाएगी. ये वो कहने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं एक और कंफ्यूजन की तरफ. ये बात क्लियर हो गई. अब आते हैं एक और कंफ्यूजन की तरफ. हर इंडस्ट्री के अंदर फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग कैपिटल डिफरेंट प्रोपोर्शंस में इस्तेमाल किया जाता है. देयर आर डिफरेंसेस इन द डिग्री ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वैरायटी इन द प्रोपोर्शन इन विच द टू सॉर्ट्स ऑफ कैपिटल में बी कंबाइंड. व्हाट आर द टू सॉर्ट्स ऑफ कैपिटल? एक है फिक्स्ड, एक है सर्कुलेटिंग. फिक्स्ड कैपिटल से मुराद ये दैट विच इज नॉट रैपिडली पेरिशेबल. सिंपल सी बात है. मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह, देखो मैंने मशीनरी वगैरह लगाई हुई है, ये रैपिडली पेरिशेबल नहीं. पेरिशेबल का मतलब है ख़त्म नहीं हो जाता. ठीक है, 10 साल पड़ा है तो पड़ा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको. अच्छा, दूसरा है सर्कुलेटिंग कैपिटल, दैट विच इज़ रैपिडली पेरिशेबल. इसमें वेजेस स्पेंट ऑन फूड एंड क्लोथिंग. सिंस फूड एंड क्लोथिंग आर रैपिडली पेरिशेबल, तो इस वजह से उनको फ़ौरन इस्तेमाल करना होता है, अदरवाइज़ 2 दिन में खाना 3 दिन में ख़राब हो जाएगा. अब उस ज़माने में तो फ्रिज भी नहीं होते थे, तो जल्दी एक दिन में ही शायद ख़राब हो जाए. तो इस वजह से वो रैपिडली पेरिशेबल है, उसको वो सर्कुलेटिंग कैपिटल कहता है. कहता है टू ट्रेड्स देन मे एम्प्लॉय द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल बट इट मे बी वेरी डिफरेंटली डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द पोर्शन विच इज फिक्स्ड एंड दैट विच इज सर्कुलेटिंग. ठीक है, हो सकता है एक इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है और दूसरी इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है. जो कैपिटल इंटेंसिव है उसमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगा हुआ है, जो लेबर इंटेंसिव है उसमें सर्कुलेटिंग कैपिटल ज़्यादा लगा हुआ है. बस इतना फ़र्क है. ये कोई औखी बात नहीं. मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है आपने भी 1 लाख रुपए लगाए हुए, मैंने भी 1 लाख रुपए लगाए हुए, मगर आपने 1 लाख रुपए लगा के साथ मशीन लगाई हुई है, आपने 80,000 रुपये मशीन पे खर्च किए और 20,000 रुपये से आप लेबर लेते हैं. और मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ और मैंने 20,000 रुपये की मशीन लगाई हुई और 80,000 रुपये में लेबर पे लगा रहा हूँ. तो क्या फ़र्क हुआ? आप ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव हैं और मैं ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हूँ. अब रिकार्डो कहता है अगर वेजेस बढ़ें तो हम दोनों पे क्या असर होगा? कहता है असर फ़र्क होगा. कैपिटलिस्ट एम्प्लॉइंग प्रिसाइसली द सेम क्वांटिटी ऑफ लेबर एनुअली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज एंड येट द गुड्स दे प्रोड्यूस डिफर इन वैल्यू इन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फिक्स्ड लेबर. वो कैसे? वो ऐसे कि अगर वेजेस बढ़ जाएं, हाउ विल दिस इफेक्ट your enterprise versus my enterprise? The degree of alteration in the relative value of goods on account of a rise or fall of labor would depend on the proportion which the fixed capital bore to the whole capital employed. क्योंकि मैंने लेबर ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है. अब लेबर की अगर प्राइस बढ़ जाए किसी वजह से, कौन की प्राइस बढ़ गई जिसकी वजह से लेबर की प्राइस बढ़ गई, तो अब क्या होगा कि मेरे अखराजात बढ़ जाएंगे. और क्योंकि 80% मैंने अपना कैपिटल लेबर पे लगाया हुआ, आपने सिर्फ 20% कैपिटल लेबर पे लगाया हुआ, सो आई एम मोर वल्नरेबल टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ वेजेस, in wages, in changes in wages. He is less vulnerable because इसकी तो मशीन लगी हुई है, ये तो सिर्फ 20 बंदे रख रहा है, मेरे पास 80 बंदे काम कर रहे हैं. तो जैसे ही प्राइस ऑफ लेबर बढ़ेगी, मेरी कॉस्ट पे तो ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ेगा. ऑल कमोडिटीज़ which are produced by very valuable machinery or in very valuable buildings or which require a great length of time before they can be brought to the market would fall in relative value, while all those which are chiefly produced by labor or which can be speedily brought to the market would rise in relative value. यानी कि अगर लेबर की वैल्यू बढ़ जाए तो उसके नतीजे में आप पे और मेरे पे डिफरेंट इम्पैक्ट होगा. बस इतनी बात समझने वाली. ठीक है. इनफैक्ट आपकी चीज़ जो है ना, रिलेटिव टू माई चीज़ थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, हल्की सी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि आप लेबर इतना इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ी नहीं, मेरी कॉस्ट जो है बढ़ गई है. अब मुझे जो है वो मेरा रेट ऑफ प्रॉफिट या तो कम होगा या मुझे अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी. वन ऑफ द टू आई हैव टू डू. ठीक है. तो क्या होगा? इन सम इंडस्ट्रीज विद डिफरेंट कैपिटल रेशियोज विल बी इफेक्टेड डिफरेंटली बाय राइजिंग वेजेस. ये कोई शॉकिंग बात नहीं है. ठीक है. अगर आप 80% कैपिटल लेबर यूज़ कर रहे हैं और लेबर्स की प्राइस बढ़ जाती है तो आप पे ज़्यादा असर होगा, मेरे पे कम असर होगा. However, the impact on relative prices owing to the rise of wages in industries with different capital labor ratios is not as large as the impact on prices owing to aggregate changes in labor from improvements in machinery and technology. तो रिकार्डो ये कह रहा है कि अगर प्राइस ऑफ वेजेस बढ़ गई, अगर प्राइस ऑफ लेबर बढ़ गई यानी वेजेस बढ़ गई, तो आप मशीन इंटेंसिव हैं, आप पे नहीं फ़र्क पड़ेगा. आप कि एक तरह से रिलेटिव कॉस्ट टू माइन कम होगी, मेरी रिलेटिव कॉस्ट टू योर्स बढ़ जाएगी. ठीक है. मगर ये जो डिफरेंस है ना, ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि
इससे प्राइस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि फर्क पड़ेगा अगर ओवरऑल उस चीज के अंदर लेबर बढ़ गया या कम हो गया, उससे वेरिएशन ज्यादा होती है और इस चीज से वेरिएशन वो कहता है कम होती है। सो मगर वेरिएशन नॉनदलेस होती है, और क्योंकि ये वेरिएशन होती है तो वो कहता है वी हैव टू डू अ स्लाइट मॉडिफिकेशन टू स्मिथ्स थ्योरी। मॉडिफिकेशन ये है द डिवीजन ऑफ capital into different proportion of fixed and circulating capital employed in different trades introduces a considerable modification to the rule, which is that the rise of value of labor, जैसे मैंने आपको बताया कि wages बढ़ गई, merely will occasion a fall in the exchangeable value of those goods in the production of which fixed capital is employed। जहाँ fixed capital है वहाँ पे उसको कम impact हुआ है rising wages का, तो एक relative to me वो एक तरह से सस्ता हो गया, हल्का सा सस्ता हो गया। And the larger the amount of fixed capital, the greater will be the fall. That is, labor-intensive goods will become more expensive, and less labor-intensive, capital-intensive चीजें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी, labor-intensive. इसका एक तरह इसको और तरह से आप कह लें, my thoughts on it, कि what Ricardo has shown is that a rise in wages will cause costs of labor-intensive industries to rise by a greater amount. ठीक है, जो labor-intensive industries हैं उनकी cost ज़्यादा बढ़ेगी. Another way of looking at it is this, is that they will become less competitive. आप less competitive, आप capital intensive थे इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ा, मैं labor intensive था तो मैं और less competitive हो गया हूँ आपके मुकाबले। In the long run, competition tends to equalize the capital labor ratio by rewarding the more efficient producer. Market ने आपको reward करना है और मुझे जो है ना punish करना है, ठीक है। मगर रिकार्डो एक तरह से ये कह रहा है कि you can sell that commodity for less now then I can sell it for। हम दोनों जूता बना रहे हैं और 100 रुपए का जूता बिकता था, मगर अब आप जो है उसको 98 रुपए पे बेच रहे हैं और मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं 102 रुपए पे बेचूँ। ये कह रहा है रिकार्डो, ठीक है, मैं मजबूर हो गया हूँ कि 102 रुपए पे बेचूँ क्योंकि लेबर कॉस्ट मेरी बढ़ गई और लेबर वाज अ बिगर प्रोपोर्शन ऑफ माई कॉस्ट, तो मेरी मजबूरी ये बन गई। मगर क्यों, अगर आप दूसरी तरफ से इसको देखो कि अगर मार्केट आए और ये कहे कि नहीं जी हम तो एक ही प्राइस पे लेंगे, 100 रुपए पे लेंगे, तो 100 रुपए पे अगर वो लेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा और मुझे 2 रुपए का नुकसान हो जाएगा क्योंकि मुझे तो 102 पे बेचना था उसी रेट ऑफ प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए जो इसका रेट ऑफ प्रॉफिट है, और इसको अगर ये 98 पे बेचता है तो उसका रेट ऑफ प्रॉफिट वही होता है जो मेरा होता है जब मैं 102 पे बेचता हूँ। अब दोनों जब 100 पे बेचेंगे तो इसका रेट ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया, मेरा रेट ऑफ प्रॉफिट थोड़ा गिर गया, तो इसका मतलब है मार्केट इसको रिवॉर्ड कर रही है। तो मार्केट जो है इसको क्योंकि रिवॉर्ड कर रही है तो मुझे पनिश कर रही है, मुझे जो पनिश करेगी तो वो इंडस्ट्रीज जो लेबर इंटेंसिव है वो पनिश होंगी। जब वो पनिश होंगी तो वो आउट ऑफ फेवर चली जाएंगी और उस तरफ मुझे मशीनरी लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से कैपिटल लेबर रेशियो को भी मार्केट इक्वलाइज करती है। ये बात रिकार्डो ने नहीं कही, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये मार्क्स ने भी कही और लोगों ने भी की, मगर रिकार्डो ने अपनी रीडिंग में यहाँ पे ये बात नहीं की। उसने सिर्फ इसको इस तरह प्रेजेंट किया कि आपकी चीज़ थोड़ी सस्ती होगी और मेरी थोड़ी महंगी होगी, ठीक है, बस उसने इस तरह से प्रेजेंट किया। क्यों उसने इस तरह से प्रेजेंट किया? आखिरी चीज़ वो ये कहता है इस हवाले से कि टर्नओवर ऑफ कैपिटल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है अज्यूम फिक्स्ड एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल इज इन द सेम प्रोपोर्शन बट ऑफ अनइक्वल ड्यूरेबिलिटी। आपके पास भी, आपने भी 80% की कॉस्ट मशीनों पे लगाया और 20% आपने लेबर पे लगाया, मैंने भी 80% कॉस्ट मशीनों पे लगाया, लेबर पे लगाया, मगर आपकी मशीन उल्लू की पट्टी चलती 20 साल और मेरी मशीन सिर्फ 10 साल चलती है। अब ड्यूरेबिलिटी में फ़र्क है। अब क्या होगा? अब वो कहता है, और दोनों ने बराबर कैपिटल लगाया, उसने भी लाख रुपए लगाया, मैंने भी लाख रुपए लगाया, मगर उसने जो मशीन ली है ना वो 20 साल चलती है, वो बेहतर मशीन है, और मैंने जो मशीन लगाई है वो सिर्फ 10 साल चलती। तो क्या होगा? रिकार्डो कहता है इन प्रोपोर्शन एज फिक्स्ड कैपिटल इज लेस ड्यूरेबल इट अप्रोचेस द नेचर ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्योंकि मेरा लेस ड्यूरेबल है फिक्स्ड कैपिटल, जो मेरी मशीन है वो सिर्फ 10 साल चलेगी, इसकी 20 साल चलेगी, तो इट्स जस्ट लाइक कि मैं लेबर इंटेंसिव ज़्यादा हूँ, मेरे पास सर्कुलेटिंग कैपिटल ज़्यादा है, मेरे पास फिक्स कैपिटल कम है। एक तरह से इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ दीज कमोडिटी ऑफ दोज कमोडिटीज ऑन विच सच ड्यूरेबल कैपिटल इज एम्प्लॉयड विल वेरी इनवर्सली एज वेजेस, दे विल फॉल एज वेजेस राइज एंड राइज एज वेजेस फॉल। यानी कि वेजेस अगर चढ़ेंगी इसको बेनिफिट होगा, ठीक है, वेजेस चढ़ेंगी तो इसकी प्राइस गिर सकती है, अगर वेजेस चढ़ेंगी तो मुझे क्या होगा? मुझे ये होगा, एंड ऑन द कॉन्ट्री दोज विच आर प्रोड्यूस्ड चीफली बाय लेबर विद लेस फिक्स्ड कैपिटल और विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ लेस ड्यूरेबल कैरेक्टर देन द मीडियम इन विच प्राइस इज एस्टिमेटेड विल राइज एज वेजेस राइज एंड फॉल एज वेजेस फॉल। यानी कि वेजेस अगर चढ़ गई तो मेरी चीज़ रिलेटिवली स्पीकिंग महंगी हो गई, वेजेस चढ़ी मगर इसकी चीज़ आसान रिलेटिवली स्पीकिंग सस्ती हो गई क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव नहीं था, ठीक है। A rise in wages will decrease the prices of commodities produced by durable capital. A rise in wages will increase the prices of commodities produced by less durable capital, according to Ricardo. I will say again, according to Ricardo. Why is he putting it this particular way, and why is he not saying कि नहीं price तो equalize हो जाएगी because of competition? Because this is the point
ये जो आखिरी पॉइंट आएगा ना तो ये सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी. दिस इज द पॉइंट ही वांट्स टू मेक. Owing to the fact, ये लिख लो प्लीज, आसान हो जाएगा. नंबर 1 पॉइंट, owing to the fact that fixed and capital is never equal. 1 point लिखो, fixed and capital never equal. Fixed and circulating capital never equal. 1 point. दूसरा पॉइंट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कैपिटल इज नेवर इक्वल. दूसरा पॉइंट आ गया, ड्यूरेबिलिटी बराबर नहीं होती. और तीसरा पॉइंट, टर्न ओवर टाइम ऑफ कैपिटल इज नेवर इक्वल. क्योंकि ये तीनों चीजें बराबर नहीं है, देयर कैन बी नो इनवेरिएबल मेजर ऑफ वैल्यू. That's the point that Ricardo is trying to make. ठीक है? All of which circumstances, यानी ये circumstances, disqualify any commodity that can be thought of from being a perfectly accurate measure of value. सारी इस डिस्कशन का जो मकसद था रिकार्डो की, वो ये साबित करना था कि स्मिथ ने जो ये आइडिया दिया है कि एक कमोडिटी ऐसी हो सकती है जो कि एज ही पुट्स इट परफेक्टली एक्यूरेट मेजर ऑफ वैल्यू होगी, इनवेरिएट होगी, हिलेगी नहीं, ऊपर नीचे नहीं जाएगी, उसकी वैल्यू स्टडी रहेगी. बेसिकली वो ये साबित कर रहा है कि कोई भी ऐसी कमोडिटी नहीं है, कोई भी कमोडिटी ऐसी नहीं है. ना वेजेस, ना लेबर, ना कॉर्न, ना गोल्ड, ना सिल्वर, हर चीज़ की वैल्यू वेरी होती है. अब आप कहेंगे सर यू हैड मी एट हेलो, है, जिससे मेरी मुराद ये है कि सर ये तो आपने जो पहले 5 मिनट बात की थी तभी मैं कन्विंस हो गया था, इतना लंबा कहानी सुनाने की क्या ज़रूरत थी. अब कहानी सुनाने का मकसद रिकार्डो का तो यही था कि वो ये साबित करे कि देयर इज़ नो इनवेरिएबल मेजर ऑफ ऑल वैल्यू, वैल्यू इज़ रिलेटिव, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टडी रिकार्डो कहता है, और आपका दिल चाहेगा आप उसको छित्तर मारो, इतनी लंबी डिस्कशन मुश्किल के बाद वो कहेगा आई शैल सपोज गोल्ड टू बी इनवेरिएबल. अबे यार इतनी लंबी डिस्कशन करने की जरूरत क्या थी अगर तूने आखिर में यही कहना था, है, आपको गुस्सा चढ़ेगा इस बात पे. मगर बहरहाल इस डिस्कशन का फायदा क्या हुआ, उसने स्मिथ को डिसप्रूव करना था देयर इज नो इनवेरिएबल मेजर ऑफ वैल्यू. उसने ये साबित करना था, स्मिथ कह रहा था इनवेरिएबल मेजर ऑफ वैल्यू क्या होगा, कॉर्न या लेबर. उसने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता कोई इनवेरिएबल मेजर. क्यों नहीं हो सकता, हर चीज़ एक दूसरे के साथ रिलेटिव है. ऊपर से कैपिटल लेबर जो है थोड़ा सा अगर आगे पीछे कर दो तो उसकी गड़बड़ हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी आगे पीछे कर दो उससे गड़बड़ हो जाती है, टर्नओवर आगे पीछे कर दो उससे गड़बड़ हो जाती है. तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इनवेरिएबल, कोई कमोडिटी नहीं है जो कि इनवेरिएबल है, जो कि वेरी नहीं करती. ठीक है, ये बात आप शायद पहले 5 मिनट में कन्विंस हो गए थे, मगर इतना लंबा हमने ना क्यों करके पकड़ा है उसका. मगर उसमें से एक पॉजिटिव चीज़ भी निकली, अगरचे रिकार्डो का वो मकसद नहीं था. वो ये कि उसने देखो कितने और दिलचस्प किस्म के एनालिसिस किए, और वो ये थे कि जब कैपिटल लेबर रेशियो डिफरेंट होगा तो एंटरप्राइजेस पे उसका क्या असर होगा. या उसने ये एनालिसिस करके दिखाया आपको कि जब ड्यूरेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो है वो डिफरेंट होगी तो उससे क्या असर होगा अगर वेजेस ऊपर नीचे जाए. और तीसरा टर्नओवर पे क्या असर होगा. सो 3 इंटरेस्टिंग न्यू क्वेश्चंस ही इज काइंड ऑफ रेज्ड विदाउट रियली एक्चुअली meaning to raise those questions. He was only trying to answer this particular point, which is that there is no invariable standard of value. So आगे रिकार्डो साहब जो है ना वो बात करना चाहते हैं रेंट पे. इनसे रेंट से ना उनको बड़ी कोई तकलीफ़ है, और उनको लैंडलॉर्ड्स वैसे ही पसंद नहीं. ख़ुद भी वो कैपिटलिस्ट थे और ख़ुद भी वो फ्री ट्रेड में बिलीव करते थे, स्टॉक ब्रोकर भी थे, और वो कहते थे ये लैंडलॉर्ड कमबख्त जो है ना ये ऐसे पैसे खा जाते हैं और तबाह करते हैं इकोनॉमी को. रेंट क्या है पहले तो वो डिफाइन करता है, इज़ दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ द कोट ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर्स ऑफ द सॉइल. सॉइल की जो क्वालिटी है उसके ऊपर जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो है बेसिकली रेंट. वो लैंडलॉर्ड की क्वालिटी नहीं, किसकी क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी जिस पे आपने दी. अच्छा, रेंट को वो कहता है प्रॉफिट से आपने कंफ्यूज नहीं करना. ओनली अ पोर्शन ऑफ द मनी एन्युअली टू बी पेड फॉर द इम्प्रूव फार्म would be given for the original and indestructible powers of the soil. The other proportion would be paid for the use of the capital which had been employed in ameliorating the quality of the land and in erecting such buildings as were necessary to secure and preserve the produce. लैंडलॉर्ड अगर ये कहता है देखें जी मैंने सॉइल इंप्रूव की है, देखें जी मैंने बिल्डिंग्स लगाई हैं, मैंने फेंस लगाया है, तो ये एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है, इसकी वो बात नहीं कर रहा. कह रहा है ये प्रॉफिट है, ये और चीज़ है. तो प्रॉफिट और रेंट को आपने कंफ्यूज नहीं करना, रेंट को बड़ा डिफरेंटली डिफाइन कर रहा है. ऑल्दो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लैंडलॉर्ड को पैसे देते हैं तो वो सारे का सारा पैसा उसको रेंट कहा जाता है. ठीक है, मगर कह रहा है नहीं, इसके 2 हिस्से हैं. एक हिस्सा इसका वो जो रेंट है और एक हिस्सा उसका वो है जो कि आपने बेसिकली लैंडलॉर्ड को दिया क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की है और उसकी वैल्यू बढ़ाई है. तो उसकी नहीं मैं बात कर रहा, मैं दूसरे वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ. अच्छा, वो हिस्सा किस तरह डिफाइन करेगा, क्या किस तरह अलहदा करेगा,
क्या उसके लिए सबूत है? कहता है इमेजिन करो कि जट साहब ये आपको नज़र आ रहे हैं, मुझे अपनी बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, यू नो। तो कहता है फर्स्ट सेटलिंग ऑफ अ कंट्री देयर विल बी नो रेंट। इससे क्या मुराद है कि फ़र्ज़ करें कि वर्जन लैंड है, यू नो लैंड है, और वहाँ पे लोग आते हैं और वो उसको सेटल करते हैं, और जब उसको सेटल करते हैं ये अनाज उगाते हैं, और जब वो अनाज उगाते हैं तो जो अनाज उगता है उसमें से वो मार्केट पे बेचते हैं, जो जितना वो लेबर करते हैं उतना ही वो रिसीव करते हैं, रेंट का तो कोई चक्कर ही नहीं पैदा होता, ठीक है। अब क्या होता है, if all land had the same properties, if it were unlimited in quantity and uniform in quality, no charge could be made for its use, he says। कि इस केस में जो फर्स्ट सेटलिंग है कि आपने सेटलमेंट की, आपने एक जगह जाके खेती बाड़ी शुरू की, आपको रेंट नहीं पे कर रहे। कहता है सेकंड सेटलिंग में क्या होता है, देखो ना पहला वाला जो मैंने इसीलिए बनाया था बड़ा ही खुश है क्योंकि वो रेंट नहीं दे रहा, दूसरा वाला जो है ना वो थोड़ा सा सीरियस लग रहा है, वो अब रेंट दे रहा है। कहता है व्हेन in the progress of society land of the second degree of fertility is taken into cultivation, rent immediately commences on that of the first quality, and the amount of that rent will depend on the difference in the quality of these two portions of land। यानी कि एक पोर्शन है जो हाईली फर्टाइल है, वो सारा इस्तेमाल हो गया फर्स्ट सेटलिंग के अंदर, ठीक है, उधर कोई रेंट नहीं दे रहे आप, एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे, जो पैसे आप दे रहे हैं वो प्रॉफिट दे रहे हैं, वो और चीज़ है, उसकी नहीं मैं बात कर रहा। फिर आप नेक्स्ट लैंड पे गए और आपने ये डिस्कवर किया कि नेक्स्ट लैंड इतना फर्टाइल नहीं था। जब नेक्स्ट लैंड पे आप गए तो जो पहला वाला है वो ये कह रहा है कि यार मेरा लैंड तो उस लैंड से बहुत बेहतर है, तो मुझे तो थोड़े से उधर से उससे एक्स्ट्रा मिलने चाहिए क्योंकि मेरा लैंड बेहतर है, तो अब उसको रेंट मिलना शुरू होगा। और जब तीसरी जगह पे सेटलिंग होगी, when land of the third quality is taken into cultivation, rent immediately commences on the second and it is regulated as before by the difference in their productive powers। अब थर्ड पे आप चले गए, थर्ड लेवल ऑफ फर्टिलिटी देखें, इसीलिए बेचारा अपसेट लग रहा है। जब थर्ड लेवल ऑफ फर्टिलिटी पे आप चले गए तो फर्स्ट और सेकंड लेवल लैंड पे रेंट वसूल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम द रेंट ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी विल राइज, फॉर दैट मस्ट ऑलवेज बी अबव द रेंट ऑफ द सेकंड बाय द डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूस विच दे यील्ड विद अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अब इस पूरे आइडिया को ज़्यादा आसान है कि आप एक ग्राफ में देख लें। मुझे पता है कि ग्राफ देखते ही आप कहते हैं अल्लाह माफ़ करे, मगर ग्राफ इज विल एक्चुअली मेक इट ईजियर। ओके, व्हाट डू वी हैव हियर, ए टू डी आप इमेजिन करें फर्स्ट क्वालिटी ऑफ लैंड है, डी टू जी आप इमेजिन करें सेकंड क्वालिटी ऑफ लैंड है, और जी टू जे आप इमेजिन करें थर्ड क्वालिटी ऑफ लैंड है। फर्स्ट सेटलिंग, सेकंड सेटलिंग, थर्ड सेटलिंग, ठीक है। ये बहुत फर्टाइल लैंड है, ये सेकंड ग्रेड लैंड है, ये थर्ड ग्रेड लैंड है। जब यहाँ पे सेटलिंग हुई तो आप देखें टोटल प्रोड्यूस जो है ना वो यहाँ तक आ गया, इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बहुत प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। जब यही ज़मीन थी, जितना प्रोड्यूस हुआ उतना ही किसानों को मिल गया, गल नहीं मुक गई, ठीक है। अब हम आ गए दूसरे वाले लैंड पे, यहाँ पे जब हम यहाँ पे आए तो ये प्रोड्यूस था, प्रोड्यूस पहले से कम था। अब ये देखें आप कि इस लैंड पे ये प्रोड्यूस है और इस लैंड पे ये प्रोड्यूस है, ज़्यादा प्रोड्यूस है, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस इसको मिल रहा है, लैंडलॉर्ड ये कहेगा कि भाई ये मुझे रेंट मिलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोड्यूस है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस है वो ये आ रही है, तो मुझे ये जो एक्स्ट्रा फर्टाइल सॉइल है मुझे इसका एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अब थर्ड पे आप चले जाते हैं, तो जब आप थर्ड पे चले जाते हैं तो आप देखें कि उसकी आउटपुट यहाँ पे है, के उसकी आउटपुट है, ठीक है। तो अब इसको भी रेंट मिलेगा ये एक्स्ट्रा, और इसको भी रेंट मिलेगा ये एक्स्ट्रा। अब जितना बेहतर लैंड है उसको मिलेगा। ये बेसिकली इज very much the theory of number one, diminishing marginal returns। पहली बात कि जैसे जैसे लैंड में आप आगे जा रहे हैं, लैंड के रिटर्न्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, लैंड के रिटर्न्स जो है डिमिनिश करते चले जा रहे हैं, एक। और दूसरी बात ये है कि लेबर की जो कॉस्ट होगी वो तो इससे डिटरमिन होगी ना, जो लास्ट लेबरर प्रोड्यूस कर रहा है उससे डिटरमिन होगी, ये इक्वलाइज हो जाएगी। क्यों इक्वलाइज होगी? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो लेबरर काम कर रहा है वो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो लेबरर काम कर रहा है वो यहाँ पे से भी काम कर सकता है, तो लेबरर्स में तो वो तो होमोजेनस हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे जो बंदा काम करवा रहा है वो भी लेबर को उतनी पैसे देगा जो यहाँ पे लेबरर काम कर रहा है उसको इतने मिलेंगे। कहता है एज लैंड ऑफ इंफीरियर क्वालिटी इज यूज्ड, एक्सचेंज वैल्यू विल राइज। वाई विल एक्सचेंज वैल्यू राइज? कि जैसे जैसे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी तो वो कहता है कि उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस लैंड पे कौन निकालने, उतनी ही पैदावार करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हल भी चलाना पड़ेगा, पानी भी लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फसल का ख्याल रखना पड़ेगा, उतनी ही प्रोडक्टिविटी लैंड से लेने की, क्योंकि वो फर्टाइल नहीं है लैंड। द मोस्ट फर्टाइल एंड मोस्ट फेवरेबल सिचुएटेड लैंड विल बी द फर्स्ट कल्टिवेटेड
and the exchangeable value of its produce will be adjusted in the same manner as the exchangeable value of all other commodities by the total quantity of labor necessary in various forms from first to last to produce it and bring it to the market. ठीक है, जितना उस पर लेबर लगा उस चीज़ में उतनी ही उसको वैल्यू मिलेगी मार्केट से. अब लेबर जो है लग रहा है कितना, मैंने आपको दिखाया था, ये लेबर लग रहा है और इतनी उसको वैल्यू मिल रही. लेबर की कॉस्ट अभी यहाँ पे है, मगर अब नेक्स्ट लैंड पे गया तो लेबर की कॉस्ट यहाँ गिर गई, नेक्स्ट में गया तो लेबर की कॉस्ट यहाँ पे गिरती जा रही है. ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी फ्रॉम लैंड भी गिरती चली जा रही है. सो अब क्या होगा, व्हेन लैंड ऑफ एन इंफीरियर क्वालिटी इज टेकन इनटू कल्टीवेशन, द एक्सचेंजेबल वैल्यू ऑफ रॉ प्रोड्यूस विल राइज बिकॉज मोर लेबर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट. So corn is going to become more and more expensive as you move to less and less fertile land. That's what he's trying to say. This is the argument of diminishing returns, in case you're wondering. He doesn't use this expression, magar ye basically wahi argument hai. The price of corn will be determined by the aggregate quantity of labor needed to produce corn. Quantity of labor per unit of corn will increase as less fertile land will be used, yani ki diminishing returns. This will raise the rent on the fertile land. Hence, corn is not high because rent is paid, but rent is paid because corn is high. And why has corn become expensive? Corn महंगी क्यों हो गई है? Corn, रिकार्डो कह रहा है इसलिए महंगी हो गई है क्योंकि आप लेस एंड लेस, जो अच्छी ज़मीन है वो ख़त्म हो गई है और आप लेस एंड लेस फर्टाइल लैंड पे जाके काम कर रहे हैं, और ओवरऑल कॉर्न को प्रोड्यूस करने में जो मेहनत लग रही है वो बढ़ती चली जा रही है. और जैसे जैसे ओवरऑल कॉर्न को मेहनत प्रोड्यूस करने में मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो वैसे वैसे द aggregate amount of labor that's going into the production of per unit corn is going up. And as the aggregate labor going into per unit production of corn is going up, what will happen? Price of corn will go up. Okay? And that will transfer into this extra money that the people with the fertile land will get. The people with the fertile land are going to make a killing. They're going to make a lot of money. As people move to less fertile land, they will make more money than the people who are moving to less fertile land. ये तो बात क्लियर है ना कि जिसके पास फर्टाइल ज़मीन है वो ज़्यादा पैसे बनाएगा कंपेयर टू जिसके पास इनफर्टाइल ज़मीन है. वो जो एक्स्ट्रा पैसे बना रहा है ना, सिंपली बिकॉज उसके पास फर्टाइल ज़मीन है, वो क्या है? रेंट. यस, आप समझ आए? अच्छा. And it has been justly observed that no reduction would take place in the price of corn, although landlords should forego the whole of their rent. अगर लैंडलॉर्ड्स ये भी कहें कि हम रेंट नहीं लेंगे, वो जो रिकॉर्डियन रेंट है वो हम नहीं लेंगे, तब भी कॉर्न की प्राइस कम नहीं होगी बिकॉज एग्रीगेट लेबर तो उतना ही लग रहा है. Such a measure would only enable some farmers to live like gentlemen, but would not diminish the quantity of labor necessary to raise raw produce on the least productive land in cultivation. यानी एग्रीगेट लेबर उतना ही लगेगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि अगर लैंडलॉर्ड ये कि मैं रेंट छोड़ रहा हूँ तो ठीक है, उसके जो पेजेंट्स हैं वो बेहतर ज़िंदगी गुजार लेंगे, मगर प्राइस ऑफ कॉर्न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एग्रीगेट labor going into per unit of corn is going up because land is becoming, fertile land is being used up and less fertile land is being used. गौर करें कि ये मैल्थूसियन पॉइंट ऑफ व्यू है. इट्स अ वेरी मैल्थूसियन आर्ग्यूमेंट. सिर्फ फ़र्क ये है कि मैल्थूस जो है वो ये कह रहा था, क्या उसने कहा था कि अरिथमेटिक रेशियो, इसने अरिथमेटिक रेशियो की बात नहीं की, मगर इसने फर्टिलिटी ऑफ लैंड से वही साबित करने की कोशिश की है. क्या कि जैसे आप पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप लेस फर्टाइल लैंड पे जाएंगे, जैसे आप लेस फर्टाइल लैंड पे जाएंगे ज़्यादा लेबर लगेगा, प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ेगी नहीं, डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, इतनी तेज़ी से आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, कांस्टेंट रिटर्न नहीं होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न होगा. जैसे डिमिनिशिंग रिटर्न होगा उसकी कॉर्न की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, दूसरे रेंट कमा रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, और हालात जो है पहले से ख़राब हो गए. सो रेंट्स आर नॉट नेसेसरली स्पेसिफिक टू लैंड. बाय द वे, वो कहते हैं किसी चीज़ पे भी रेंट ले सकते हैं. वी हियर ऑफ द एडवांटेजेस व्हिच द लैंड possesses over every other source of useful produce on account of the surplus which it yields in the form of rent. ठीक है, physiocrats की हो सकता है is referring to them. Yet when land is most abundant, when most productive and most fertile, it yields no rent, no extra money जब वो fertile सारा land होता है. And it is only when its powers decay and less is yielded in return for labor that a share of the original produce of the more fertile portion is set apart for rent. ठीक है जी, यानी कि जो fertile land है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं. क्यों? क्योंकि वो fertile है. तो इट्स ओनली जब आप लेस फर्टाइल लैंड पे जाते हैं कि फर्टाइल लैंड पे एक्स्ट्रा पैसे आप कमाने शुरू कर देते हैं. मगर अगर ये चीज़ एयर के साथ होती, वाटर के साथ होती, स्टीम के साथ होती, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, किसी चीज़ के साथ भी होती, ऑफिस स्पेस के साथ होती, तो वहाँ पे भी यही रिजल्ट होता. दे वुड ऑल्सो यील्ड सच ए डिफरेंशियल रेंट. आपने वो पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं कमाए, बस आप लकी थे, आपको फर्टाइल लैंड मिल गया, इस वजह से आप मौज कर रहे हैं. इसी तरह हो सकता है कि आपने वो पैसे
आप लकी थे कि आपको गुलबर्ग में प्रॉपर्टी मिल गई, उस वक्त जब गुलबर्ग में प्रॉपर्टियाँ बड़ी कम थी। फिर उसके बाद गुलबर्ग से जो है शहर फैला और गुलबर्ग की प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि वो गुलबर्ग है, वहाँ तो सारे आते जाते हैं। तो क्या आप कमा रहे हैं वहाँ से? डिफरेंशियल रेंट। समझ आई? क्यों डिफरेंशियल रेंट कमा रहे हैं? जैसे सिटी एक्सपैंड कर रही तो सिटी सेंटर डिफरेंशियल रेंट कमाएगा। तो ये रिकार्डो कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। So rent, he says, is not this kind of rent is not a component part of the price of commodities. As population increases, what happens? There is increasing demand for food. Rents begin to go up. अब Malthus आपको purely reflect होता हुआ नजर आ रहा है रिकार्डो के अंदर। Rent increases most rapidly as the disposable land decreases in its productive power. जैसे आप infertile land पे जाते हैं, rent बढ़ता जाता है on the fertile land. Price of commodities is not determined by rent, but rent is determined by price of commodities. प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आप इनफर्टाइल लैंड पे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेबर लगेगा उतनी कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए। पर यूनिट कॉर्न पे ज़्यादा लेबर लगेगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ती चली जा रही, क्योंकि अब प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ती चली जा रही पर यूनिट, तो जो बेस्ट लैंड पे बैठा है वो इज गोना मेक अ किलिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। सो लैंडलॉर्ड, ही सेज, इज डबली बेनिफिटेड। वो कैसे? व्हाटएवर डिमिनिशेस द इनइक्वालिटी in the produce obtained from successive portions of capital employed on the same or on new land tends to lower rent. कि अगर सारी लैंड एक ही फर्टिलिटी का होता और कोई भी ऐसा इकदाम जिससे तमाम लैंड एक ही फर्टिलिटी पे आ जाए, उससे डिफरेंशियल रेंट खत्म हो जाएगा। एंड दैट वट एवर इंक्रीजेज दैट इनइक्वालिटी नेसेसरली प्रोड्यूसेस एन ऑपोजिट इफेक्ट एंड टेंड्स टू रेज इट। कि अगर फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए किसी वजह से, कहीं पे बारिशें हो जाएं कहीं पे बारिशें ना हो, तो डिफरेंशियल रेंट बढ़ जाएगा। अब बारिशें आपने तो नहीं करवाई ना, अल्लाह मियाँ की वजह से हो गई, मगर आप उस पर डिफरेंशियल रेंट कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ज़मीन ज़रखेज़ हो जाएगी। लैंडलॉर्ड इज डबली बेनिफिटेड बाय डिफिकल्टी ऑफ प्रोडक्शन। जितनी पैदावार मुश्किल होती चली जाती है, लैंडलॉर्ड को उतना फ़ायदा होता चला जाता है। इट रेजेस द वैल्यू ऑफ कॉर्न बिकॉज द मोर लेबर इज नीडेड। जैसे मैंने आपको बताया, लेबर ज़्यादा लगाना पड़ा है पर यूनिट, क्योंकि आप इनफर्टाइल लैंड पे। एंड इट रेजेस द ऑल्सो द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंशियल रेंट। रेंट भी उसका बढ़ी जा रहा है, कॉर्न भी महंगी होती जा रही है और वो भी ज़्यादा पैसे कमाई जा रहा है। वेजेस पे क्या होगा? वेजेस में जी नेचुरल प्राइस और मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई, सीधी सी बात है। तो नेचुरल प्राइस क्या है? द प्राइस नेसेसरी टू इनेबल द लेबर टू सबसिस्ट एंड टू परपेट्रेट देयर रेस, दैट इज प्राइस ऑफ द फूड, नेसेसरीज एंड कन्वीनियंसेस रिक्वायर्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ द लेबरर एंड हिज फैमिली। ठीक है, लेबरर की जिंदा रहने के लिए एज अ फैमिली कितने पैसे की जरूरत है, दैट इज द नेचुरल प्राइस ऑफ द लेबरर, यानी कि इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर इन अ सर्टेन सेंस। दैट्स द टर्म दैट मार्क्स लेटर यूजेस। नाउ दिस लेबर बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। क्या चीज चाहिए थी नेचुरल प्राइस ऑफ लेबर को प्रोड्यूस करने के लिए? क्या चीज चाहिए थी? नेसेसरीज ऑफ लाइफ, ठीक है, कन्वीनियंसेस एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, फूड इन पर्टिकुलर। और फूड के साथ क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप इनफर्टाइल लैंड पे जा रहे हैं, फूड महंगा होता चला जा रहा है। अब जब फूड महंगा होता चला जा रहा है तो लेबर जो है वो महंगा होता चला जाएगा। क्यों लेबर महंगा होता चला जाएगा? खाना महंगा हो रहा है, और लेबर की जो वेज है उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ खाना पूरा करना है। अब खाना महंगा हो गया तो लेबर को भी महंगे पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। व्हेन मार्केट प्राइस इज अबव नेचुरल प्राइस, लेबर हैज बिकम प्रॉस्परस। पहली बात तो ये कि अगर मार्केट प्राइस नेचुरल प्राइस से ज़्यादा है, मेरी सब्सिस्टेंस के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए थे, मगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो मैं बड़ा खुश हूँ। अगर मार्केट प्राइस कम है तो मैं गरीब होता चला जाऊँगा। Owing to diminishing returns on land, food becomes expensive and the natural price of labor has a tendency to rise. अब मार्केट प्राइस जो भी कर रही है, मार्केट प्राइस से नेचुरल प्राइस के इर्द गिर्द ही घूमना है, मगर जैसे जैसे खाना महंगा होता चला जा रहा है तो मुझे तनख्वाह भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, वरना मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा, मैं काम ही नहीं कर सकूँगा, मैं मर जाऊँगा। अगर मैं मर जाऊँगा तो फिर काम कौन करेगा? द नेचुरल प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज़, नॉट फूड एंड लेबर, हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉल। सो दूसरी तरफ जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं, फूड की कीमतें महंगी होती चली जा रही हैं। वो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनफर्टाइल लैंड पे आप जा रहे हैं तो ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, मैल्थूसियन। और दूसरी चीज़ें जो हैं जिसमें खाना पीने की चीज़ें नहीं यूज़ हो रही, जिसमें एग्रीकल्चर की चीज़ें नहीं इस्तेमाल हो रही, वो तो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही है, उसमें कम लेबर लग रहा है पहले से। जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक किस्म की चीज़ें हैं जिसमें कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, उसको तो कोई मसला नहीं हो रहा, वो तो सस्ती हुई जा रही हैं। जैसे जैसे मशीनरी डेवलप हो रही है वो सस्ती हो रही है, तो बाकी सारी चीज़ें सस्ती हो रही हैं और फूड क्या हो रहा है? महंगा हो रहा है। जैसे जैसे फूड महंगा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि लेबर भी महंगा हो रहा है। तो कहता है नेचुरल रेट जो है ना, इसमें कुछ ये चीज़ कल्चर भी शामिल है। मिसाल तौर पर ब्रिटिश लोगों को पोटैटोज़ बड़े बुरे लगते हैं। क्यों पोटैटोज़ उनको बुरे लगते हैं? क्योंकि वो कहते हैं ये गरीबों का खाना है। आयरिश, आपको पता है ना, पोटैटोज़ बहुत खाते थे, और आयरिश, ब्रिटिश जो है आयरिश को हैव ऑलवेज लुक डाउन ऑन द आयरिश। So natural price of labor also depends on the habits and customs of the people. An English labourer would consider his wages under their natural rate and too scanty to support a family if they enabled him to purchase no other food than potatoes and to live in no better habitation than a mud cabin.
इस आर्ग्यूमेंट को मार्क्स भी लेटर कैपिटल में टेक अप करता है। बट बहरहाल यू सी के ब्रिटिश को पोटैटोज नहीं पसंद, तो ये कल्चरल चीज़ भी है। वो कहते हैं नहीं मैं पोटैटोज नहीं खाऊंगा भाई, मुझे कॉर्न चाहिए। इन अदर कंट्रीज सच थिंग्स मे बी कंसिडर्ड लग्जरीज, और मुल्कों के अंदर कल्चर ऑफ द लेबरर इज मोर सप्रेस्ड, तो हो सकता है वो ये कहें कि भाई मेरे सर पे छत ना भी हो तो मेरे लिए खैर है, मैं तो मौज कर रहा हूँ, ठीक है। सो इज दैट करेक्ट? यस, आई थिंक जनरली दैट इज करेक्ट, दैट्स नॉट इनकरेक्ट व्हाट यू सेइंग। नाउ what happens with population and capital? कहता है it has been calculated that under favorable circumstances population may be doubled in 25 years. याद आ गया किसकी बात कर रहा है? मैल्थूस, ठीक है। But under the same favorable circumstances the whole capital of a country might possibly be doubled in a shorter period. कैपिटल हो सकता है कि उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए। ओह, ये तो कोई ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा लगता है। कहता है अगर कैपिटल जो है वो पॉपुलेशन से तेज बढ़े तो क्या होगा? हेंस डिमांड फॉर लेबर विल राइज फास्टर देन पॉपुलेशन एंड देयर कंडीशंस वुड इंप्रूव। अगर कैपिटल की एक्यूमुलेशन तेजी से हो तो डिमांड फॉर लेबर भी तेजी से होगी, क्योंकि कैपिटल ने लेबर को खरीदना है काम कराने के लिए, तो इसका मतलब डिमांड फॉर लेबर बड़ी तेजी से बढ़ेगी। डिमांड फॉर लेबर अगर बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस विल राइज अबव नेचुरल प्राइस और लेबर की हालात भी बेहतर हो जाएंगी। बट real wages will fall to subsistence, but given diminishing returns to land क्या होगा? ये थोड़ी देर के लिए ऐसे हो सकता है कि कैपिटल बड़ा तेजी से accumulate करे, मगर he says कि बहुत खुश ना हो। कहता है the supply of labor will continue to increase at the same rate whilst the demand for them will increase at a slower rate, because जैसे जैसे land infertile हो रहा है तो price बढ़ती चली जा रही है। Food will become more expensive as population increases. These necessaries will be constantly rising in price because more labor will be necessary to produce them. If then the money wages of labor should fall whilst every commodity on which the wages of labor were expended rose, the laborer would be doubly affected and would be soon totally deprived of subsistence. यानी कि क्योंकि आप इनफर्टाइल लैंड पे जा रहे हैं, खाना महंगा हो रहा है, क्योंकि खाना महंगा हो रहा है तो लेबरर जो है वो जल्दी बहुत उसकी जो रियल कंडीशंस ऑफ लिविंग है वो बड़ी बुरी हो जाएंगी। अगर वेज वही रहेगी नॉमिनल तो फिर भी खाना महंगा होता चला जाएगा तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा, जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। हेंस वेजेस विल फॉल टू सब्सिस्टेंस। और प्रॉफिट्स के साथ क्या होगा? कहते हैं उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। एज वेजेस गो अप लेट्स से प्रॉफिट्स विल डिक्रीज, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक चीज़ तो उतनी की बिकनी है, इसमें से जो बिकना है वो रेशियो जो है वो डिटरमिन होगा वेजेस से। अब वेजेस बढ़ रही हैं क्योंकि खाना महंगा हो रहा है, और मैं अब उनको खाना अगर वेजेस ना दूँ तो खाना ही ना खाएं, तो खाना ना खाएं तो चीज़ ना बनाएं, तो वो तो मुझे देनी पड़ेगी। तो जब मैं वो दूंगा तो क्या होगा? His goods would sell at no higher price and yet the expense of producing them would be increased. Capitalist की cost बढ़ गई। The same cause which raises rent, namely the increasing difficulty of providing an additional quantity of food with the same proportionate quantity of labor, will also raise wages, and therefore if money be of an unvarying value, both rent and wages will have a tendency to rise with the progress of wealth and population. जैसे जैसे लोग इनफर्टाइल लैंड पे जाएंगे खाना महंगा होगा, जैसे खाना महंगा होगा वेजेस जो हैं वो सब्सिस्टेंस, रियल वेजेस सब्सिस्टेंस पे गिर जाएंगी, नॉमिनल वेजेस जो है बढ़ानी पड़ेंगी। नॉमिनल वेजेस जब आप बढ़ाएंगे ज़्यादा गोल्ड में आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या होगा? जिससे वो कम खाना खरीद सकते हैं पहले से, मगर बहरहाल क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो वेजेस ऊपर जा रही हैं, प्रॉफिट नीचे जा रहे हैं। वेजेस ऊपर जाने से मतलब ये नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ फूड ऊपर जा रही हैं, वेजेस भी एक्चुअली सब्सिस्टेंस पे गिर रही हैं, प्रॉफिट भी स्क्वीज हो रहा है। किधर जा रहा है? कमबख्त लैंडलॉर्ड के पास। क्या करना चाहिए? कहता है मैल्थूस ठीक कह रहा था, कहता है जी वेजेस शुड बी लेफ्ट टू द फेयर एंड फ्री कंपटीशन ऑफ द मार्केट, इट शुड नेवर बी कंट्रोल्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द लेजिस्लेटर। कोई मिनिमम वेज वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। कहता है द लेजिस्लेचर बड़ा बेनेवलेंटली ये कहता है कि हम पोर लॉज करते हैं, बट ऑल द पोर लॉज अकॉम्प्लिशेस दैट दे इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पोर रिच दे आर कैलकुलेटेड टू मेक द रिच पोर। ये और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, गरीबों की कोई मदद शदद करने की ज़रूरत नहीं है। रिकार्डो ने कहा कि एवरी फ्रेंड ऑफ द पोअर मस्ट आर्डेंटली विश फॉर द एबोलिशन ऑफ ऑल द पोअर लॉज, मैल्थूस के साथ। और इसकी जगह क्या करना चाहिए? कहता है पॉपुलेशन बंद कर दो, यू शुड रेगुलेट द इंक्रीज ऑफ देयर नंबर्स। मजदूरों को बच्चे पैदा बंद करेंगे तो कोई मसला बेहतर होगा। एंड टू रेंडर लेस फ्रीक्वेंट अमंग्स देम अर्ली एंड इम्प्रोविडेंट मैरिजेस। क्यों जल्दी शादियां ना करने दो इनको? कहता है owing to the poor laws all classes should be infected with the plague of universal poverty, कि ये poor laws ख़त्म कर दो। So very Malthusian in this regard, but from a different point of view, not just doing geometric and arithmetic ratio anymore, but making the argument that as you go to the infertility of land, prices of food will go up and that will just mess everything up.
अच्छा, अब वो कहता है कि इक्वलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट भी के बारे में बात करता है, जिस पे स्मिथ ने भी बात की। कहता है इट इज थ्रू द इनइक्वालिटी ऑफ प्रॉफिट्स दैट कैपिटल इज मूव फ्रॉम वन एम्प्लॉयमेंट टू अनदर। अगर आप ज़्यादा रेट ऑफ प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं कम रेट ऑफ प्रॉफिट बना रहा हूं, तो मैं अपना कैपिटल प्रेफर करूंगा कि आपके पास चले जाए। द हाई प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी विल नेचुरली अट्रैक्ट कैपिटल टू दैट ट्रेड। जिस चीज़ में ज़्यादा मुनाफा है उस तरफ कैपिटल जाएगा। एंड एज सून एज द requisite funds are supplied and the quantity of the commodity is duly increased, its price will fall and the profits of trade will conform to the general level। जब कैपिटल वहाँ पे जाएगा, सप्लाई उस चीज़ की बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस गिर जाएगी, उसकी प्राइस गिर जाएगी, तो रेट ऑफ प्रॉफिट वापस बराबर हो जाएगा। मगर ओवरऑल रेट ऑफ प्रॉफिट को क्या होगा? कहता है इट विल फॉल। व्हाई? प्रॉफिट्स डिपेंड ऑन हाई और लो वेजेस, wages on the price of necessaries, and the price of necessaries chiefly on the price of food, because all of the requisites may be increased almost without limit। So अब मैंने आपको बताया वेजेस ऊपर जा रही हैं, खाना महंगा हो रहा है, तो अब क्या होगा? The natural tendency of profits then is to fall, for in the progress of society and wealth the additional quantity of food required is obtained by the sacrifice of more labor। So क्या होगा? बेचारे लेबरर्स का भी सत्यानाश हो जाएगा, कैपिटलिस्ट का भी सत्यानाश हो जाएगा, मगर डिफरेंशियल रेंट बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप यू गो टू लेस एंड लेस फर्टाइल लैंड। क्या फॉरेन ट्रेड इस मसले को रोक सकती है? कहता है नो एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड will immediately increase the amount of value in a country, although it will very powerfully contribute to increase the mass of commodities and therefore the sum of enjoyments। कहता है हाँ, इससे चीज़ें आपके पास ज़्यादा आ जाएंगी। It is quite as important to the happiness of mankind that our enjoyment should be increased by the better distribution of labor, by each country producing those commodities for which by its situation, its climate, and its other natural or artificial advantages it is adapted, and by their exchanging them for the commodities of other countries, as they should be augmented by a rise in the rate of profit। So कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, इससे सब बेनिफिट करते हैं। But can the rate of profit increase owing to foreign trade? कहता है therefore by the extension of foreign trade or by the improvement in machinery, the food and necessaries of the laborers can be bought to the market at reduced price, profits will rise। अगर आप खाना मंगवा लें तो हाँ, फिर वेजेस गिर जाएंगी, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मगर अगर आप बाकी चीज़ें मंगवाएंगे, कहते हैं फॉरेन ट्रेड से अगर आप और चीज़ें मंगाएंगे तो फिर उससे रेट ऑफ प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहता है फॉरेन ट्रेड देन though highly beneficial to a country as it increases the amount and variety of the objects on which revenue may be expended and affords by the abundance and cheapness of the commodities incentives to saving and to the accumulation of capital, has no tendency to raise the profits of stock unless the commodities imported be of that description on which the wages of labor are expended। यानी कि खाना मंगाओगे तो रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बाकी चीज़ें मंगाओगे तो मौज करोगे मगर रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। ओके, कैन राइज इन प्रोडक्टिविटी somehow raise the general rate of profit? ये जो गिर रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कहते हैं the rate of profit is never increased by better distribution of labor, by the invention of machinery, by the establishment of roads and canals, or by any means of abridging labor either in the manufacturing or in the conveyance of goods। These measures increase productivity but not the general rate of profit। The only thing that increase the rate of profit is अगर खाना सस्ता हो जाए। Every diminution in the wages of labor raises profits but produces no effect on the prices of commodities। One is advantageous to all classes, for all classes are consumers। यानी अगर productivity बढ़ेगी तो हाँ, all classes will be better off, but profit, general rate of profit तभी बढ़ेगा जब खाना बढ़ेगा। The other is beneficial only to producers, that is decreased wages, they gain more but everything remains at the former price। जब productivity बढ़ती है everybody benefits but rate of profit पे फर्क नहीं आएगा unless, मगर जब खाना सस्ता होता है तो हो सकता है ओवरऑल प्रोडक्शन पे फर्क ना पड़े, ओवरऑल प्रोडक्शन वही होगी मगर कैपिटलिस्ट को फायदा होता है। अब वो कहता है कंपैरेटिव एडवांटेज की डॉक्ट्रिन को एलैबोरेट करता है, मैं जल्दी से समझा देता हूँ। बेसिकली कंपैरेटिव एडवांटेज की डॉक्ट्रिन बहुत जगह आपने पढ़ी हुई है, सबने पढ़ी होती है। वो यही है कि जब आप स्पेशलाइज करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे उस चीज़ में जो आप बेहतर कर सकते हैं और आप स्पेशलाइज करेंगे उस चीज़ में जो आप बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओवरऑल आउटपुट बढ़ जाएगी। जब ओवरऑल आउटपुट बढ़ेगी और आप एक्सचेंज करेंगे, एवरीबडी विल बी बेटर ऑफ। बस इतनी सी आर्ग्यूमेंट है। यू कैन प्रूव दिस मैथमेटिकली कि इवन इफ यू डोंट हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, इफ यू स्टिल स्पेशलाइज, यू आर बेटर ऑफ देन बिफोर। बट डज द रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वलाइज अक्रॉस कंट्रीज? कहता है नहीं, इट्स वेरी अनलाइकली कि रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वलाइज हो, क्योंकि कैपिटल के लिए मूवमेंट इतनी आसान नहीं। हाँ, मगर कहता है इफ कैपिटल फ्रीली फ्लोड अक्रॉस कंट्रीज, फिर अक्रॉस कंट्रीज भी रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वलाइज हो जाएगा। आजकल के ज़माने में कैपिटल बड़ा आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकता है थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर्स।
और ये जो फ्लो ऑफ मनी है इंटरनेशनली, दिस ही सेज रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, कि जो मुल्क ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है वो पैसे को इस तरह से खींचता है अपने पास, जो मुल्क पैसा अपने पास खींचता है फिर उसके पास एक सर्टन एडवांटेज होती है, फिर उसके पास उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, फिर उसके बाद रिवर्स साइकिल शुरू हो जाता है, और इस तरह थ्रू द फ्लो ऑफ गोल्ड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स what happens is that international trade rebalances itself. Finally, the country with a higher productivity will be able to attract money. The improvement of manufacture in any country tends to alter the distribution of precious metals. Uske paas zyada aate hain, it increases the quantity of commodities, and at the same time it raises general prices in the country when the improvement takes place. वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जब वो महंगी हो जाती हैं लोग उनसे ख़रीदना छोड़ देते हैं और फिर दोबारा से रीबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें. Finally, differential land rent का क्या रिजल्ट है? कहता है, thus we have seen that from the necessity of having recourse successively to land of a worse and worse quality in order to feed an increasing population, corn must rise in relative value to other things. ठीक है, खाना महंगा होगा. If therefore money continues permanently of the same value, corn will exchange for more such money, that is to say it will rise in price. 6 दफ़ा repeat कर चुका हूँ, nothing new here. This sets a limit on capitalism and on capital. What is the limit? When the rise in the price of corn is the effect of the difficulty of production, profits will fall. For the manufacturer will be obliged to pay more wages and will not be enabled to remunerate himself by raising the price of his manufactured commodities. यानी कि rate of profit कम होगा, खाना महंगा होगा, wages बढ़ जाएंगी, profit का margin squeeze हो जाएगा. In the long run, now check this out, the very low rate of profits will have arrested all accumulation. Capitalism खत्म हो जाएगा. And almost the whole produce of the country, after paying the laborers, will be the property of the owners of land and the receivers of tithes and taxes. ये जो डिफरेंशियल रेंट लेने वाले बंदे हैं ना, सारे पैसे उनके पास चले जाएंगे. वो गेम मोनोपोली वाली आपने खेली है ना, वो मोनोपोली में भी डिफरेंशियल रेंट आप कमा रहे होते हैं ना, क्योंकि आप जो मेफेयर और पार्क लेन पे आ गए उसने डिफरेंशियल रेंट कमाना शुरू कर दिया. तो वो कहता है सारे का सारा पैसा ये वो उसके पास चला जाएगा, कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा. Finally, everything basically will belong to the landlords. It's a winner take all system, and differential rent कमाने वाला जो है ना has a huge advantage, or that is the limit to the system of capitalism. Is he right about this? No, but it's a very interesting neo-Malthusian sort of theory. That's it. Thank you.